सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2022 का दिन है। आज ही के दिन 32 साल पहले भारत, जो कि हमारा देश है, हमारे ही देश में हमारी ही अपनी हिंदू बिरादरी का कश्मीर से विस्थापन हुआ। आज के प्रोग्राम में हम हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज 32 साल बाद हमारी ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ खड़ी है, इनके क्या मसले मसाइल हैं, सरकार ने जो इनसे वादे किए वो कितने पूरे हुए और लोगों की जिंदगी जो है वो किस हद तक बदल गई है। 32 साल का फासला बहुत लंबा होता है। एक पूरी नई पीढ़ी अब तो जवान हो चुकी है, वो अपने आप को कश्मीर से कितना जुड़ा हुआ पाते हैं और कहीं ना कहीं पर जो कम्युनिटी के अंदर एक डर भी है डिसइंटीग्रेशन का, वो किस हद तक जो है अपनी जड़ें बना रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमानों का आपसे परिचय करवा दूं। सबसे पहले तो हमें ज्वाइन किया है कर्नल तेज टिक्कू साहब ने। आप एक ऑथर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर विवेक कौल जी ने। आप एक सर्जन हैं और उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आपका भी स्वागत है विवेक जी। थैंक यू। हमारे तीसरे मेहमान हैं रविंद्र गुर्टू जी। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आपका भी स्वागत है रविंद्र जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कर्नल साहब आपकी तरफ आता हूं और आपसे जो है हम पूरी की पूरी जो एक हिस्ट्री है वहां से शुरू करना चाहेंगे। मेरी ये दरखास्त होगी, भारत के बहुत सारे नौजवान हमारे मीडिया के थ्रू जो भी उनकी मालूमात है वो उसमें काफ़ी सारे जो हैं कि ये कहें कि एक तरफ़ा हिस्ट्री भी हो सकती है, उनके अपने बायसेस हैं। मैं आपसे वो जो बहुत ही सटल नुआंसेस होते हैं किसी भी एक इशू के, वो भी जानना चाहूँगा और थोड़ा-सा आपसे ये रिक्वेस्ट है और हमारे तीनों पैनलिस्ट से ये रिक्वेस्ट है कि 19 जनवरी 1990 को आप कहाँ थे? वहाँ से अपनी बात शुरू करें और थोड़ा-सा हमें उस दौर में लेकर चलें ताकि आज की नई पीढ़ी को पता चले कि किन मुश्किलात से होकर आप वहाँ से बाहर निकले। कर्नल साहब। सारंग साहब नमस्कार। आज के दिन मैं सबसे पहले उन कश्मीरी पंडित शहीदों को और उन मुसलमान नेशनलिस्ट को जो हमारे साथ साथ जिहादियों के शिकार बने, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 19 जनवरी 1990 तो एक माइलस्टोन है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले सब कुछ हंकी डोरी था, सब कुछ ठीक था कश्मीर में। लेकिन जरूर ये बात जरूर थी कि इतनी ज्यादा रूथलेस वायलेंस के हम शिकार नहीं हुए थे और इस वजह से जो 19 जनवरी 1990 को हुआ वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। उससे सब कुछ बदली हो गया कश्मीर के अंदर। हमारे साथ जो हुआ, भारत के अंदर भी सब कुछ बदली हो गया। ये अलग बात है कि उस टाइम इस बात के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, ध्यान नहीं दिया गया। हम अगर थोड़ा सा पहले जाते हैं, कश्मीरी पंडितों की समस्या एक्चुअली अगर आप माने तो महाराजा हरि सिंह के टाइम में ही शुरू हुई थी और पहला जो इसका एक माइलस्टोन है, होता तो रहता था बीच बीच में, लेकिन जो पहला माइलस्टोन था वो महाराजा हरि सिंह से पहले भी अगर आप जाएं, थोड़ा सा मैं समय लेता हूं उसमें, जब लैंड रिसेटलमेंट एक्ट पास किया था पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने शेखुल्ला के टाइम में। ऐसा नहीं था कि कश्मीरी पंडितों के पास बहुत सारा जमीन था, लेकिन चूंकि उस दौरान सब लोग जमीन पर ही निर्भर थे अपने जिंदगी, अपने खर्चे निकालने के लिए, तो जब वो रिसेटलमेंट एक्ट लाया गया तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो एक जरिया था, वो एक माध्यम था जिससे कश्मीरी पंडितों को जमीन पर लाया गया, सड़कों पर लाया गया। और ये
रिसेटलमेंट जो है, हालांकि इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा सोशलिस्ट कदम था, लेकिन कम्युनिस्टों ने भी ये कदम कभी इतना जबरदस्त कदम नहीं उठाया था। और सबसे बुरी बात जो इसमें हुई वो ये थी कि जितने थोड़े से कश्मीरी पंडितों के पास जमीन थी वो उनसे छीन ली गई और कंपेंसेशन नहीं दिया गया। जब कंपेंसेशन नहीं दिया गया तो वो भटक गए, कहीं कोर्ट में जा रहे थे, कहीं सरकार के पास गए, कहीं दुआएं लगा दी, लेकिन हुआ नहीं कुछ। और फिर बाद में जब स्टेट असेंबली बनी पहली बार 1956 में इलेक्शंस के बाद, तो उस समय एक एक्ट पास किया गया कि भाई ये कोई कंपेंसेशन नहीं दिया गया और कि ये कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा, तो वो तो बिल्कुल सड़कों पर आ गए। और दूसरी बात ये हुई, उस जमीन का हुआ क्या? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिसको कभी हिस्ट्री ने ठीक तरह से इसका अध्ययन नहीं किया कि इस जमीन का हुआ का, कहां चली गई ये जमीन। और आपको पता है कि बाद में जैसा इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ कि पूरी जमीन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर के पास चली गई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डर आपको मालूम है बहुत स्ट्रांग था, खासकर 1931 के बाद, क्योंकि 1931 के बाद जब शेख अब्दुल्ला का मुहिम शुरू हो गया तो फिर बाद में आपको पता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, तो तब उसके शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया। और उसका एक ही वजह ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम देकर जो है वो भारत के अंदर जो कांग्रेस इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रही थी, वो अपने आप को उनकी तरफ ही वुड एंडियर हिमसेल्फ टू देम। और ये मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म तब से शुरू हुआ, और मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म तब से शुरू होते होते फिर शेख अब्दुल्ला ने अपने कार्ड थोड़ा ज्यादा ही खेले, और बिल्कुल वो उन्होंने फैसला किया कि वो एक अलग शेखडम बनाना चाहते हैं। लंबी हिस्ट्री है, अमेरिका ने उसमें क्या रोल अदा किया, इंडिया के बैठे हुए लोगों ने क्या रोल अदा किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या रोल अदा किया। तो पॉइंट ये था कि इतनी जबरदस्त हालात इतने बिगड़ गए कि उसको फिर जेल में डालना पड़ा। लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म का जो एक दुष्प्रभाव था उससे कश्मीरी पंडित कभी निकल ही नहीं सका। 1947 में पार्टीशन के दौरान भी ये जो तत्व जिन्होंने 1990 में इतना सारा घमासान मचाया वहां पर, वो तो तब भी थे। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम किसी भी अपने माता पिता से, अपने एंसेस्टर से, जो अपने कजिन्स, अंकल्स, आंटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जब उनसे बात करते थे तो ये इट वाज जैसे एलपी से ने लिखा, सिलेंडर वाज द थ्रेड वाज रियली वेरी सिलेंडर। मतलब अगर इंडियन आर्मी वहां पर, इंडियन एयरक्राफ्ट वहां पर फर्स्ट शिप को लेकर 27 अक्टूबर को लैंड नहीं होते, और अगर मेजर सोमनाथ शर्मा की जो फोक उम्माओं है, अगर उन्होंने कबालियों को, कबाली तो खैर क्या थे, पाकिस्तानी थे, उनको दे वर बीइंग कमांडेड बाय पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, जनरल तारिक वाज देयर ओवरऑल हेड, वो सबको पता है, वो काफी लंबी स्टोरी है। लेकिन अगर बडगाम में मेजर सोमनाथ शर्मा ने उनको अपनी आहुति देकर, अपनी सेक्रीफाइस करके उनको रोका नहीं होता, तो मतलब इट वाज टच एंड गो। और अगर वो एयरफील्ड कैप्चर कर लेते तो आपके जहाज नहीं आ सकते थे, और फर्स्ट शिप वहां पर लैंड नहीं हो सकती। और आपको मालूम है इतना जबरदस्त सिचुएशन, इतनी डेंजरस थी कि फर्स्ट शिप का सीओ ही खुद मारा गया, कर्नल राय, उनको मालूम है आपको, बारामूला में मारा। तो इस वजह से वो एक ऐसा समय था जब कश्मीरी पंडितों की जिंदगी जो है, और वो इससे भी बदतर होना था, क्योंकि कश्मीरियों के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, वो तो कबाली थे, वो सूदन थे, पठान थे, अफगानी थे, और उनको इस वजह से लाया गया था कि भाई आप जो मर्जी है करो, लूटो, आपका तो सिर्फ काम है मारना, लूटना। और उन्होंने वही किया। और अगर उन्होंने बारामूला में 3 दिन नहीं बिताए होते तो शायद श्रीनगर कैप्चर किया होता। मैं ये कहना चाहता हूं, उन दिनों तो ये वो टेररिज्म नहीं था, उन दिनों तो ये वो जिहादिज्म नहीं था, ये तो बाद में दुनिया को पता चला। लेकिन ये शुरू तो तब से हो रखा। और इसका कश्मीर के अंदर इसके 2 ही विक्टिम्स थे और टारगेट्स थे, एक कश्मीरी पंडित सिख एक साइड, और दूसरी साइड वो नेशनलिस्ट मुस्लिम जो इंडिया की साइड से थे, जो इंडिया के पक्ष में थे। और इनके साथ जो हुआ बाद में, वो तब हुआ जब
पाकिस्तान में कुछ हालात अलग बने थे, इंडिया में कुछ हालात अलग बने थे, और हालात लेकिन ऐसे थे कि वो उस पॉइंट पर थे जब इंडिया सबसे कमजोर हो चुका था और पाकिस्तान सबसे ताकतवर हो चुका था। अगर मैं आपको अब 1980s लेट 80s की बात बताता हूं कि ये कैसे पलायन क्यों हुआ, और हम हिंदुस्तान को वेवर दे कॉट नैपिंग, दो दे वर नॉट कॉट नैपिंग बट दे डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट एज यूजुअल। ऐसा था कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आई 1979 में, फिर आपको मालूम है कि अमेरिका ने उनके बरखिलाफ युद्ध शुरू किया, और वो युद्ध जो है 1979 से लेकर 89 तक चलता रहा, और पाकिस्तान उसका फ्रंटलाइन स्टेट था। जितने भी अफगानी रिफ्यूजी पेशावर में आए थे तो उनको रिक्रूट किया गया, और उनके माध्यम से वहां पर जिहाद चला गया, और जिहाद ही बोला जाता था इसको, इसका नाम ही जिहाद था। कोई बोलेगा कि नहीं इट वाज अ वॉर, नो इट वाज अ जिहाद, बिकॉज नहीं तो मुसलमान लड़ेगा नहीं, तो उनको इसी वजह से इसी नाम पर जो है उकसाया गया। जैसे कश्मीर में जब कबालिस आए तो उनको भी इसी नाम से उकसाया गया, बिकॉज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इज अ कोर बिलीफ इन इस्लाम, so therefore they did it. Now जियाउल हक ने, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा इस्लामाइजेशन की उन्होंने। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 247 मदरसे थे, और ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है 2011 में ये फिगर 13,000 मदरसे बन गए थे, जिसमें तकरीबन 1.5 मिलियन चिल्ड्रन वर गोइंग टू द मदरसा स्कूल्स एंड दे वर प्रोड्यूसिंग, यू नो व्हाट दे वर प्रोड्यूसिंग, द होल वर्ल्ड इज अवेयर ऑफ दैट टुडे बिकॉज दे हैव सफर्ड। नाउ क्या हुआ कि इस्लामाइजेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर एक धारा है, एक धारा जो चल रही है वो ये था कि खासकर पाकिस्तान आर्मी, और जियाउल हक आपको मालूम है वॉज अ डिक्टेटर, उसने भुट्टो को हैंग कर दिया, और फिर एज यूजुअल जो पाकिस्तान आर्मी है वो हमेशा मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टीज को अपने साथ रखती है, बिकॉज दैट इज देयर सेविंग ग्रेस। पब्लिक में अगर कुछ कराना हो तो उन्हीं से कराते हैं, दैट हैज ऑलवेज बीन देयर वन ऑफ द पिलर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये जो भी थे, मुशर्रफ था या जियाउल हक, ये वो लोग थे जिन्होंने 71 में इंडिया से मार खाई थी, 71 वॉर में, और इनके दिल में ये एक भावना थी कि ये रिवेंज तो लेना है किसी तरीके से। सो दे ट्राइड इन 87 सियाचिन, दे डिड नॉट सक्सीड, एंड दे ट्राइड in many other ways, they did not succeed. But Ziaul Haq, as you know, was a, अगर आप उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, he was a very very shrewd and unprincipled man. उसने फैसला किया कि भाई अफगानिस्तान से तो हम निकाल ही देंगे उनको, क्योंकि CIA was pouring all kinds of huge money and arms and ammunition and training facilities what not. तो उसने कहा कि भाई मैं इसको अब एक ही में उनका, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक ही एक कोर इशू है उनका कि इंडिया को तंग करना है किसी तरीके से, कश्मीर को लेना है, तो उसने इसको कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। इन अराउंड 1984 के आसपास पहले दे क्रिएटेड दैट मिलिटेंसी इन पंजाब एज अ prelude to destroying Indian forces in Kashmir, and then they went to Kashmir. अब इसमें उसको ये मालूम था कि ये ऐसे तो नहीं हो सकता, बिकॉज ही कैन नॉट सेंड रेगुलर ट्रूप्स, और पाकिस्तान आर्मी रेयरली यूजेस रेगुलर ट्रूप्स, इट ओनली यूजेस देम एट platoon level commanders or company commanders or even higher, whether it is Kargil or whether it is Kargil में later they had to use Northern Light Infantry, because Northern Light Infantry at that time was not part of Pakistan Army. They became part of Pakistan Army after Kargil. So they would use these people जो शोर नहीं मचता पाकिस्तान आर्मी को प्रिजर्व करने के लिए। तो इन्होंने इस पूरे महकमे को जमात इस्लामी को हैंड ओवर किया। आपको ये तो अब शायद किसी को पता भी नहीं होगा, क्योंकि हम इतना ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं, टाइम्स है मूव फॉरवर्ड। कश्मीर पहले तो उन्होंने पाकिस्तान में जमात इस्लामी के चीफ को पकड़ा और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक गांव में चले गए, और सीक्रेटली जियाउल हक वहां चला गया और उन्होंने बोला कि भाई आपने अपने कार्डर देने पड़ेंगे, हम कश्मीर में जिहाद करेंगे। तो देवर
फ्लैबरगास्टेड, ये क्या बात कर रहे हो आप कश्मीर में कैसे जिहाद कर सकोगे, पूरी दुनिया आपको क्या बोलेगी। उसने कहा, जियाउल हक ने कहा, पूरी दुनिया को मुझे चिंता नहीं है, हमें तो अमेरिका हमारे साथ है। जब वो खुद जिहाद लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, तो वो हमें कैसे रोक सकते हैं कश्मीर में जिहाद लड़ने से। और अमेरिका का तो हमेशा यही रहा है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन देयर फ्रंट लाइन स्ट्रेटेजिक एलाय। सिचुएशन इज चेंजिंग नाउ एंड आई डोंट नो हाउ मच इट विल चेंज इवेंचुअली। तो वो कन्विंस हो गए इस आर्गुमेंट। फिर कश्मीर से जमात इस्लामी के काडर को हज पे भेजा गया सऊदी अरेबिया, लेकिन वहां पर चुपके से उनको पाकिस्तान ले जाया गया, जहां पर ये पूरी स्कीम डिस्कस हुई। और इस वजह से आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर एक मुहिम चली फिर कि रिक्रूटमेंट जमात इस्लामी के गए और दे वुड क्रॉस। This has been said many a times that बेमना is an outskirts, western outskirts of कश्मीर, वहां पर बस अड्डा होता था, तो वहां से बसें चलती थी कुपवारा के लिए, वेस्टर्न नॉर्थ के लिए, जहां से पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल टचेस कश्मीर। तो वहां पर तो बिल्कुल ओपनली वो बोलते थे अपोर यपोर अपोर यपोर कपवार अपोर कपवार अपोर। दैट मींस वुड यू लाइक टू गो टू कपवार, द बस इज गोइंग टू कुपवारा, बट इफ यू वांट टू गो टू अपोर अक्रॉस, विल टेक यू देयर। तो ऐसे बसें चलने लगी। अब आप मुझे सवाल पूछेंगे कि इंडियन आर्मी को वहां सो रही थी क्या, बीएसएफ वहां सो रहा था? But let me tell you, those who do not know the actual deployment of Indian Army there was hardly any army. 19 infantry division used to be in Baramulla, and there were 1 or 2 BSF battalion. राष्ट्रीय राइफल था नहीं, इतना accretion of force जो बाद में हुआ, it was not there. That's why you rarely saw an army man. Like you must see Badami Bagh में देखते थे, transit camp में देखते, there was hardly anybody. And these people just go across Great Terminal. So this continued from 84 till 88. Now, political situation कैसे बनी इंडिया के अंदर? 84 में Indira Gandhi was removed from scene, so you had a very strong personality who went out. And similarly, 82 में before that Sheikh Abdullah had gone, so that most popular people of both sides perhaps who could have intervened effectively, they were not there. फिर 84 के से लेकर 89 तक राजीव गांधी आया इंडिया के अंदर, and we know that what a chaos it created. And I mean, he was inexperienced, we should not blame him entirely for it, but the fact is this, that this was the period, 84 to 89 was the period which was utilized by Pakistan to create. थोड़ा सा briefly अगर आप अपनी बात को खत्म करें। Okay, I will just. So what happened was that during that period and between 89 and 97 we had 6 prime ministers. So this was a period, ये वो समय था जब इंडिया politically बहुत weak था और पाकिस्तान as stalwart ally of America was getting everything. So they did all this. I'll just finish my whatever I wanted because this is a huge subject, but I thought I'll touch on it. मैं अब एक और चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा कैसे था कि सब इसमें मिल गए। इसमें कश्मीर का मिडिल क्लास मिल गया, इसमें रिलीजियस रेडिकल्स मिल गए, इसमें पॉलिटिकल क्लास मिल गया, इसमें कॉमन मैन मिल गया। वो इसलिए मिला बिकॉज इंडिया पॉलिटिकली इतना कमजोर था, दे थॉट कि कोई इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं होगा। दूसरी बात ये थी, एवरी सेगमेंट ऑफ कश्मीरी सोसाइटी उन्होंने इसको अपने नजर से देखा। जमात इस्लामी ने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, एक चीज तो जरूर है, कश्मीरी पंडित निकल जाएंगे तो कंप्लीट कश्मीर विल बी इस्लामाइज्ड। दे लुक्ड एट इट दिस वे। पाकिस्तान आर्मी ने सोचा कि कश्मीर तो आएगा हमारे पास, इट विल बी ग्लोरी टू पाकिस्तान आर्मी एंड कश्मीर अवर 70 years old issue, the core concern will be completely finished once and for all. Kashmir will become ours. वहां कश्मीर में जो कॉमन मैन था, इनिशियली तो ही मे नॉट हैव बीन विद इट, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा यार कश्मीरी पंडित यहां से निकल जाएंगे, उनकी सब नौकरियां हमें मिलेगी, उनकी प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी। दे आल्सो स्टूड टुगेदर। जहां तक पॉलिटिकल क्लास का ताल्लुक था, वो तो दे जस्ट एब्डिकेटेड देयर रिस्पांसिबिलिटी। फारूक अब्दुल्ला वेंट टू लंदन एंड नो वन एल्स रियली केम आउट बिकॉज उनके जान को खतरा था और वो उन्होंने भी हाथ मिला लिया। तो पॉइंट ये है, जब 90 जनवरी 1990 हुआ तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि अगर हिंदुस्तान इफेक्टिवली इंटरवीन नहीं करता तो हमें कोई नहीं बचा सकता था।
और इंडिया ने इफेक्टिवली इंटरवीन नहीं किया, क्योंकि इंडिया का होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद था, जिसके नीचे पूरी होम मिनिस्ट्री, और होम मिनिस्ट्री आपको मालूम है पूरे इंडिया को चलाती है होम मिनिस्ट्री। तो किसी ने, नोबडी केम टू अवर रेस्क्यू, क्योंकि उसने सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया था। उससे पहले 86 में उसने साउथ कश्मीर में ऑर्केस्ट्रेट किया था एज एन एक्सपेरिमेंट, और बाद में उन्होंने यहाँ ऑर्केस्ट्रेट किया। तो इस वजह से हमको कोई बचा नहीं सका। और उसके बाद के क्या हालात हैं, दैट्स अनदर लॉन्ग स्टोरी। आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। दिस इज द बैकग्राउंड टू जी, आवर। बड़ी मेहरबानी, आपने पूरा तफसील से बैकग्राउंड दिया है। मैं कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा आगे प्रोग्राम में। ये तो एक हमारी स्टोरी है। एक सच ये भी है कि जिसको हमारे यहाँ पर बताया नहीं जाता कि जिस दिन से हिंदुस्तान बना है और कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ है, कभी भी वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। ये एक इल्जाम है मुसलमानों की तरफ से। और 1987 का जो इलेक्शन है उसमें जिस कदर जो रिगिंग हुई, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कैंडिडेट्स को जिस तरह से हराया गया, उनका ये कहना है कि उसके बाद हमारा इंडियन डेमोक्रेसी से यकीन खत्म हो गया और फिर हमें लगा कि सिवाय जिहाद के हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता है नहीं। विल गेट टू दैट इन अ बिट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज पहले फोकस। Saran Saab, whenever you get time, please give me a chance to speak on this issue, because this is being presented as as something that led to insurgency, which is not true really. जी जी, मैंने सवाल आपके सामने रख दिया है, बट मैं चाह रहा हूं कि दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उनसे थोड़ी सी बात हो जाए, उसके बाद में हम इस सवाल का भी जो है जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मैं आपके पास लौट के आऊंगा। डॉक्टर विवेक कौल जी, इन्होंने बैकग्राउंड दिया है। आपसे ये गुजारिश है कि जरा आप जिस वक्त आपकी कम्युनिटी का विस्थापन शुरू हुआ, उन दिनों में क्या कुछ हो रहा था, उस वक्त के हालात क्या थे, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। Namaste Arvindji, namaste everybody. Yes, it's a very important question you asked. ये जो आप कह रहे हैं जनवरी 19 को हुआ, उससे पहले इसकी ऑर्केस्ट्राइजेशन हो गई थी। जैसे कर्नल साहब ने कहा 1931 की बात करी उन्होंने, बाद में लैंड की बात करी, वो सब सही है, ही इज राइट। बट immediately before 1990, even before the Mufti's daughter was kidnapped in November December, उससे पहले ही तैयारियां हो चुकी थी। 89 में many Kashmiri Hindus like us would see that वहां के लोगों में कुछ they were not eye contact खत्म हो गया था। सब्जी वाले से, मीट वाले से, सबसे आई कांटेक्ट, they wouldn't talk to us with eye to eye। और मैनी जो हिंदू, जो हमारे मुसलमान फ्रेंड्स हैं, वो कश्मीरी हिंदुओं को बोल रहे थे, भैया आप क्यों मकान बना रहे हो नटीपुर में, क्यों मकान बना रहे हो रावलपुरा में, क्यों इतनी, मतलब रुक जाओ। सो दे न्यू समथिंग इज कमिंग, बिकॉज जो इस्लाम में एक ब्यूटी ऑफ इस्लाम किया है, दे आर ऑल यूनाइटेड। इनकी कथ एक ही होती है, कुछ भी करो तो कश्मीर में हम बोलते हैं इसी अकोई कथ करान। इनके मस्जिदों में फरमान निकले थे कि कश्मीरियों, मुसलमानों, हिंदुओं को निकलना है और इनकी जमीनें, मकान सब हमको मिलेंगे। और दे न्यू, बट कुछ मुसलमान जो हमारे क्लोज होते थे, कश्मीरी पंडित के काफी क्लोज, एक चीज मैं आपको बता दूं अरविंद जी, a Muslim in Kashmir wouldn't trust to keep his money with a fellow Muslim brother, but he would keep it with the Kashmiri Pandit. इतनी उनको हम पे they had so much honor in us। तो वही उस टाइप के मुसलमान हमको कह रहे थे कि आप रुक जाओ, कोई मकान ना बनाए, कोई जमीन ना बनाए, खरीदे, आप रुक जाइए। दिस वाज द प्रिल्यूड। 89 में ये हो रहा था। फिर 89 अगस्त में भी एक बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ हुआ था अराउंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त, आई रिमेम्बर। तो तब भी हमको मुसलमान फ्रेंड्स ने बोला कि आप थोड़े से आप दे वर गिविंग इनडायरेक्ट हिंट्स कुछ होने वाला है। बाद में फास्ट फॉरवर्ड टू दिसंबर अर्ली एंड इवन जनवरी, माय फादर वाज ऑन द हिट लिस्ट। हिट लिस्ट बना दिए थे मस्जिदों में। तो मेरे डैडी का एक मुलाजिम होता था जिसको बचपन से डैडी ने अपने साथ रखा था, वो बड़ा हो गया था। तो वो डैडी को बोलने आया कि जी आपका नाम भी इसमें फहरिस्त में है। तो डैडी वेंट टू जो चीफ सेक्रेटरी थे वहां पे, उनको मिलने गए, और वेद वर्मा थे वहां पे, बाद में आए थे, उनको मिलने गए। एंड दे वर नॉट बॉदर्ड, दे सेड नहीं हम यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए, हम वी आर नॉट कम हियर टू प्रोटेक्ट कश्मीरी हिंदूज एंड ऑल दैट, हम तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है एंड ऑल दैट। तो डैडी वाज नॉट वेरी हैप्पी।
that this kind of response was from the government of India की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्होंने लाए थे। तो प्रिल्यूड ऐसा था कि माहौल बन गया था। और जब वो किडनैपिंग होगी रुबिया सैयद की, एंड एज कर्नल साहब सेड, होम मिनिस्ट्री वाज इन द हैंड्स ऑफ अ कश्मीरी मुस्लिम। तो द फील्ड वाज लेड एक्चुअली, पूरी तैयारियां हो गई थी हमको भगाने की। सो 19 जनवरी को भी वही हो रहा था। ऑल जो मस्जिद में से ब्लेयरिंग हो रही थी कि आप निकल जाइए, वो रले मले चले, वो सब चल रहा था। और मेनी हिंदूज को बोला गया था कि आप ये आखिरी रात है, आप निकल जाइए। सो दिस द होल इट वाज अ सुनामी which terminated in January 19th was the end of that tsunami। फिर उसके बाद एक्सोडस शुरू हुआ। many people ran helter skelter। मेरे डैडी और हम लोग भी आस्ते आस्ते जम्मू आ गए। विद इन फरवरी में हम जम्मू आ गए थे। तो हर एक कश्मीरी पंडित मेजोरिटी का यही स्टोरी है। और मेनी मुस्लिम्स आल्सो टोल्ड अस, वो कर्नल साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है कि आप अप्रैल में वापस आ जाइए, तब तक तो पाकिस्तान बन गया होगा। यहाँ पे आपको शायद वीजा लगेगा, तो वीजा लेके आपको आना पड़ेगा शायद रहने के लिए। ऐसा अपने क्लोज फ्रेंड्स बोल रहे थे। दे वर कन्विंस्ड कि कश्मीर विल बिकम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इतनी उनकी ब्रेन वॉशिंग हो गई थी। तो दिस इज द सिनेरियो व्हिच यू वांटेड टू आस्क मी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने कम वक्त में आपने पूरा जो है पस मंजर उस वक्त का हमारे सामने रखा। रविंदर जी की तरफ मैं आता हूं। रविंदर जी, जब एक्सोडस आपका शुरू हुआ उस वक्त किस किस्म की परेशानियां आपको सामने आपके आपके आई जब आप वहां से गए और जम्मू तक पहुंचे, और फिर वहां से आगे की जो थोड़ी जिंदगी है, और थोड़ा उस वक्त के हालात के ऊपर भी जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही और उससे पहले कर्नल साहब ने कही, उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी करें, और थोड़ा उसके आगे की बात लेकर चलें। नमस्कार जी, नमस्कार एवरीवन। नमस्ते सर, मैं बहुत खुशनसीबी महसूस करता हूं कि मैं कर्नल साहब के साथ और डॉक्टर विवेक कोल जी के साथ आज इस डिबेट में हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस सब्जेक्ट को लेकर हम 32 साल से हर साल इसी दिन हमें फिर वही दोहराना पड़ता है। मैं हर साल ये अपना परिचय देने के बाद 2 लाइन से अपना ये शुरू करता हूं। वो 2 लाइन मैं यहाँ भी सुनाना चाहूंगा। इस तरह मुस्काए जाते हैं हम, गमों को छुपाए जाते हैं, आ न जाए तुम्हारे आंसू, आंसू सुखाए जाते हैं, दोष हम पर लग न सके कोई, दर्द को दबाए जाते हैं, जिंदगी बेफल हुई जब से लाश अपनी उठाए जाते हैं। 19 जनवरी ब्लैक डे, ये दिन आज भी हमारे दिल के अंधेरे कोनों में खौफजदा है। ये आज का दिन उन भारतवासियों के लिए भी एक ब्लैक डे है जो 32 साल से हमारी मिजरीज को देख रहे हैं, हमारी तकलीफ को देख रहे हैं। और यही दिन हमारी सरकारों के लिए एक काला डब्बा है जो हमें उस दिन 19 जनवरी 1990 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद 32 साल में भी उनकी नजर हम तक नहीं पहुंची। उन्होंने कहीं पर भी हमारे एक्सटिंक्शन को नहीं देखा कि हम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। ये तकलीफें कोई भी सरकार हो, 1990 से लेकर, अभी विवेक जी बात कर रहे थे, कर्नल साहब बात कर रहे थे, मुझे बीच में 1986 भी याद आया। इसकी चिंगारी 1986 में शुरू हुई थी। काफी जगहों पे मंदिर जलाए गए थे। वनपू एक जगह है, वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने काफी डराया था लोगों को। उस टाइम भी एक हल्का फुल्का माइग्रेशन हो गया। और वो जो 1986 से लेकर 1989 तक का जो वक्फा था, जो पीरियड था, उसमें तैयारियां हो रही थी 1990 करने की, जो हमें पता नहीं चला। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। मैं ऑफिस जाता था तो हमें बताया जाता था कि अगले, ये उस दिन की बात कर रहा हूँ सर, 19 जनवरी की बात कर रहा हूँ। उस दिन मैं ऑफिस था, मुझे बताया गया कि अगले महीने आपको
पाकिस्तान करेंसी में तनख्वाह दी जाएगी। उन दिनों तनख्वाह कैश में मिलती थी। तो ये इंफॉर्मेशन सब जगह जा चुकी थी, शाम को क्या होना है और आगे क्या होना है। लेकिन इतनी सिक्रेसी इसमें रखी गई कि ये कानू कान खबर हमारे लिए एक शौक था। शाम को 7-8 बजे जब वो हल्ला मचा और एकदम हर घर की, अभी आपने स्टार्ट डिबेट में ही पूछा था स्टार्ट में कि सर आप बताइए उस दिन आप क्या कर रहे थे। सर हर घर की कहानी अलग अलग है। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, नाद में एक आर्टिकल है, मेरे ख्याल में वो हमारे कर्नल साहब के ब्रदर है, कैप्टन एसके टिक्कू साहब। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द लॉन्गेस्ट नाइट। 4-5 पेज का आर्टिकल था, मैंने वो पढ़ा। मुझे वही डर फिर से सताने लगा जो 32 साल पहले मैंने 19 जनवरी की रात को देखा था। तो हर घर की, हर मोहल्ले की कहानियां इतनी अलग थी। टेलीफोन काटे गए, बिजलियां काटी गई, कम्युनिकेशन का कोई पुलिस वाला कोई सड़क पर दिखा नहीं, आर्मी कहीं नहीं थी। और किस कियोस्क में किस तरीके से लोग वहां से एक एक करके भाग निकले, जिसको बाद में जगमोहन थियरी में बदला गया। तो इस बात को लेकर अब बहुत रोना धोना हो गया। ये चीजें जो हमने यहाँ रिपीट करी, शायद आपने भी काफी बार ऐसी चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ एडिशन करना चाहता हूँ। बीच में जो ये वक्फा रहा, माइग्रेशन रही, माइग्रेशन के बाद क्या तकलीफें रही, हमारे बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया, कितनी डेथ्स हुई। माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ सर। हीट स्ट्रोक से, सन स्ट्रोक से। सरकारें वही थी जिन्होंने भिंडरावाला बनाया था, सरकारें वही थी जिसमें फारूक और राजीव गांधी अकॉर्ड हुआ था, सरकारें वही थी जिसमें नेहरू इंदिरा गांधी का अकॉर्ड हुआ था। तो कोई उम्मीद नहीं थी। 2014 में एक उम्मीद जगी थी कि आज के बाद शायद हमारी कोई सुनेगा। 8 साल हो गए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। हमारी परेशानियां कहीं भी कम नहीं हुई। चंद एक लोगों में कैश असिस्टेंस बांटने से या 10 फैमिलीज में राशन बांटने से सरकार अपने इस दायित्व को खत्म नहीं कर सकती। इसमें कुछ और करने की जरूरत है। यहाँ मैं विराम देता हूँ जी। उस और पर भी लौट कर आएंगे। और इतिहास में तो हर साल, जैसा आपने कहा कि आप हर साल जब ये दिन आता है तो इतिहास में झांक के उन्हीं पन्नों को आप फिर से दोहराते हैं, जिंदगी में जो कुछ बीता। तो मैं उसमें बार बार नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि यहाँ से आगे क्या हो उस पर भी हम जो हैं थोड़ा फोकस करें। लेकिन चूंकि इस प्रोग्राम में हमारे साथ कोई कश्मीर से मुसलमान नहीं है, इसलिए उनके जो शिकवे शिकायत हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप उनसे वाकिफ नहीं हैं। आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं कि उनकी तरफ से जो थ्योरीज दी जाती हैं, वो जो जगमोहन थ्योरी है उस पर भी मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं वापस जाता हूं कर्नल साहब के पास और इनसे जानना चाहता हूं कि इल्जाम ये है भारत के ऊपर कि हमने कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए हैं कश्मीर में, और कहीं ना कहीं पे इस वजह से कश्मीर में इंसर्जेंसी के लिए माहौल अपने आप बन गया या बनाया गया, वो तो अब कौन इस पे बात करे। लेकिन ये इल्जाम बार बार मुसलमानों की तरफ से लगाया जाता है कि जब आप किसी को डेमोक्रेटिक स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं बचता। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कई सारी थ्योरीज फ्लोट की गई हैं कि डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं मिली कश्मीरियों को, इस वजह से उन्होंने हथियार उठाए। इसमें थ्योरेटिकली तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें बिल्कुल कोई दम नहीं है। देखिए, ऐसा है, क्या मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट उस वक्त की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और एक फोर्स के तौर पे उभर कर नहीं आ रही थी? मैं इसमें आता हूं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस वाला 1987 के इलेक्शन के लिए, वो इमोरल अलायंस था। इसमें दो राय है ही नहीं। हालांकि पॉलिटिकली लोग कह सकते हैं कि भाई हम कोई भी किसी के साथ अलायंस बन सकता है, लेकिन आपको इसको
किस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, वो है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या कश्मीर अकेला एक प्रांत था जिसमें ऐसी अनप्रिंसिपल्ड अलायंसेस बन रही थी? क्या कश्मीर एक जम्मू कश्मीर अलग एक प्रांत था जहां पर धांधली होती थी? क्या कश्मीर एक अलग से राज्य था जिसमें बैलेट बॉक्सेस चुराए नहीं जाते थे? ये तो एक सिस्टम था उस टाइम, और ये इक्वली आप यूपी में, बिहार में देख लीजिए, राजस्थान। जी मैं ये खबरें देखकर जवान हुआ हूँ, मुझे याद है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ, पहली बात। तो ये कहना कि इस वजह से इंसर्जेंसी शुरू हुई, इंसर्जेंसी एक दिन में नहीं शुरू होती है। ये सच है कि मोहम्मद यूसुफ डार को बाद में जो सईद सलाहुद्दीन बना उसको हराया गया डेलिबरेटली, वो जीता था इलेक्शन मीरा केबल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का अंकल था, वो लड़ रहा था, तो अनाउंस उसका किया, और फिर पुलिस ने ज्यादतियां करी, जिस वजह से ये सब उनके जो इलेक्शन एजेंट थे वगैरह थे, माहौल तो ऑलरेडी बन चुका था। मैंने बोला आपको 83 के बाद माहौल बन चुका था। तो दिस वाज ए मैच स्टिक, दिट वाज अ स्पार्क दैट बर्न द फायर। लेकिन मैं एक और चीज में बताना चाहता हूं, धांधली किसने करी? धांधली क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गया वहां पर धांधली करने के लिए? फारूक अब्दुल्ला ने धांधली करी, उसके आदमियों ने धांधली करी। एक आदमी नहीं था जो वहां पर हिंदुस्तान का बूथ में बैठता। हम जाते थे, मैं आपको अपना बताता हूं, हम जाते थे वोट देने के लिए उस टाइम, तो कश्मीरी में होता है पंडित जी, मैं आई ट्रांसलेटेड आल्सो एंड आई द एग्जैक्ट वर्ड्स दे वुड यूज, पंडित जी योर कथा कोणचा ऐसे चुवन वोट रोमो ज्यादा तकलीफ गई। व्हाट इट मींस इज, पंडित जी आप क्यों आए वोट डालने के लिए, इतना तकलीफ क्यों उठाया? डाल दिया आपका वोट। तो मतलब किसने किया? ये कश्मीरियों ने खुद किया, फारूक अब्दुल्ला ने खुद किया। एंड व्हाट कॉस्ट वाज मेड टू, व्हाट कॉस्ट वाज फारूक अब्दुल्ला मेड टू पे? नथिंग। तो देयरफॉर ये कहना कि उस वजह से इंसर्जेंसी हुई, ये गलत है। उसके बाद मैं आपको 87 के बाद 2002 का इलेक्शन, 2096 तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत खतरनाक हालात में हुए। उसके बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं वो मोस्ट फेयर इलेक्शन हुए हैं। क्या 2002 के बाद अभी तक 18 साल हुए, तब से 20 साल होने वाले हैं, क्या इंसर्जेंसी बंद हो गई? पॉइंट ये है, जो लोग पाकिस्तान की दुहाई देते हैं वो इंडिया को ब्लेम करते हैं कि हमको डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं मिली। तो क्या वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कितनी डेमोक्रेसी है उनके पास, वहां कौन से इलेक्शन हुए, वो क्यों नहीं बताते? तो पॉइंट ये है कि इंडिया को मारने के लिए कोई भी डंडा मुफीद साबित हो सकता है। एनी स्टिक कैन बी गुड इनफ टू बीट इंडिया विद। जगमोहन थ्योरी के जगमोहन ने बताया हमको निकलने, आई मीन कौन बिलीव कर सकता है ऐसी चीजों को? तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीटेड द जिहादीज विद किड ग्लव्स, और वो उनका हौसला बढ़ता गया। आपने देखा होगा यासीन मलिक जैसे लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। अब हमारे साथ क्या हो रहा है अभी, वो इवन मैं ये बताऊं, हालांकि स्ट्रेटेजिक लेवल पर बीजेपी ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, और एक से बड़ा एक डिसीजन लिया, हम इस बात को मानते हैं। आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करना कोई आसान काम नहीं था, इट नीडेड एनॉर्मस करेज एंड दे हैव शोन इट। बट कश्मीरी पंडितों के लिए तो कुछ हो नहीं रहा है, हम खत्म हो जाएंगे वो बोलेंगे। होल्ड ऑन टू दैट थॉट कर्नल साहब, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। हम 370 और 35A पर भी आएंगे, लेकिन ये दो बड़े जो सवाल हैं, एक इंसर्जेंसी को लेकर और दूसरा जो जगमोहन थ्योरी है। इस वक्त मैं पैनल में हमारे साथ कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए मैं उनकी पैरवी करके सवाल पूछ रहा हूं ताकि जो सवाल है उसका जवाब दिया जाए। बड़ा खूबसूरती से आपने जवाब दिया। मैं थोड़ी सी वजाहत इसमें कर दूं कि आपने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की कि वहां पर कौन सी डेमोक्रेटिक स्पेस प्रोवाइड की जाती है। वहां पर तो इस तरह का कोई अमल हमने देखने को नहीं मिला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम से कम यहाँ पर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ की सियासत में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ की लोकल पार्टीज हैं। वो हिंदुस्तान की जो कोई बीजेपी या कांग्रेस या कोई हिंदू पार्टी एज सच फोर फ्रंट पे नहीं है। आज भी पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही प्रो जो लोकल वहां के जो लोग हैं, प्रो जम्मू एंड कश्मीर वहां की अवामी पार्टियां हैं। इन कंपैरिजन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तो नाम ही खत्म हो गया है। वहां तो सारा का सारा जो खेल है वो पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें खेलती हैं।
वहां की अपनी जो नेटिव वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो तो आज कहीं पर भी दिखाई नहीं देती हैं। मैं आता हूं डॉक्टर कौल साहब आपकी तरफ और आपसे जानना चाहता हूं ये जगमोहन थ्योरी के ऊपर थोड़ा ब्रीफली आप इस पे रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच अगेन। थोड़ा सा एक दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ जी। जो तिक्कू साहब बोलना चाहते थे Sure. कि जो इंडिया में जो इन्होंने सही कहा, जो ये धांधलेबाजी लोकल पॉलिटिशियन ही कराते थे, मगर पहले से भी जब धांधलेबाजी होती थी दे वर फॉर अ रीजन। मेनी टाइम्स दे डिडंट वांट अ वेरी एक्सट्रीम मुस्लिम पार्टी टू टेक ओवर। तो पैसे इंडिया से भी आते थे। आपके वो बीके नेहरू गवर्नर है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, आईवी के प्लेन्स आते थे पैसे लेके, हु वर ब्राइबिंग local politicians. So Indian government did have a hand on Kashmiri elections. They did not want it to be taken away by Islamists from from a long time. बख्शी साहब के जमाने से बाद में एक फेमस तिक्कू साहब को भी याद होगा, एक फेमस डीसी होता था खालिक, वो था ऊपर है मालिक नीचे है खालिक डीसी। तो वो पहले ही वोट जो थे जैसे इंडिया में होते थे वहां वोट स्टफिंग होती थी। मेनी टाइम्स दे यूज्ड टू बी for nationalistic Muslims so that we don't have extreme Muslims governing the state. You know, ये ऐसा होता था। मेरे डैडी भी election duties पे जाते थे। Himself has seen that how that was in 70s also. It is not a new thing. तो वो इंडिया में भी होता था। तिक्कू साहब is right. It's not a new thing. Coming to this Jagmohan theory, this is all a nonsense kind of theory, saying that all Kashmiri Hindus were told to go to Jammu so that he could kill every Muslim in the town. This is even the local Muslims जो पढ़े लिखे हैं और जो pro nationalistic हो या even moderate हो, वो भी इस पे हंसते हैं। उन्होंने भी in the last 10 years have debunked it, saying that इतने बेवकूफ तो हम हैं नहीं कि सने की हर एक हिंदू को बोला जाए कि आप चले जाओ जम्मू और अब यहाँ पे हम मुसलमानों को मार देंगे अप्रैल तक, फिर वापस आना। How is it possible? It is just a figment of imagination of Pakistan कि ISI ने ये फैलाया, then it went to mosque में it was दोहराए करके बोला भी यही फैला हुआ। जगमोहन ने हमको यहाँ पे हटाना था, वो हिंदू था, वो biggest हिंदू एजेंट था, he wanted to kill us, so he told Hindus to go to Jammu and then come back. It's all nonsense. It has got no legs to stand on. कभी आप कोई कमीशन लगा दीजिए, मुसलमानों से one on one पूछिए, हमारे काफी मुसलमान दोस्त हैं कश्मीर में, they will tell you it is all humbug. It was told to us to say it like that. अब बोलते हैं वो in the last 10 years many Muslims, एक उसको मैं आपके प्रोग्राम पे कभी बुलाऊंगा, she is a professor in America, सदफ मुंशी, उनको तिक्कू साहब भी जानते होंगे। She wrote a big article on this in Kashmir, Greater Kashmir, how this theory is full of holes and how lies are being told to Kashmiri Muslims to spread it. Many Muslims have come out. एक और था what was his journalist था, what was his name, he is no more शायद, उसने भी इस पे लिखा था, Ghulam Nabi somebody, he had written a big article on this is how it was nothing but a figment of imagination of Islamists to paint Jagmohan in a bad light. इसके बारे में there is no truth on this matter at all, baseless. Okay. Sarun Sahab, I'll just intervene for a minute. Sure sir, if you permit. Please. Thank you. देखिए आप ये बताइए मेरे को, जगमोहन वॉज अपॉइंटेड, उनको गवर्नर बनाया गया 18 जनवरी को जी। वो जम्मू पहुंचे क्योंकि जनवरी में जम्मू में स्टेट का कैपिटल होता है। वो 18 जनवरी को जम्मू पहुंचे और 19 जनवरी को और 18 जनवरी को ही वो कश्मीर आना चाहते थे। ही टुक अ फ्लाइट लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि वेदर बहुत खराब था, वापस चले गए। 19 जनवरी को फिर वो आए और वो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे और कश्मीर लोग पलायन कर रहे थे श्रीनगर से जम्मू। तो कहां उनके पास टाइम था कि हर नूक एंड कॉर्नर में जाकर लोगों को मैसेज देते कि भैया आप चलो, ये गाड़ियां हैं, जाइए आप। ये इट इज रिडिकुलस। सेकंड पॉइंट इज 1992 में, कंप्लीट 1992 में 18,000 कश्मीरी हिंदू मकानों को जलाया गया। और मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रो मुस्लिम इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं। 1996 3 मार्च या कुछ है, मेरे पास कटिंग है, उसने लिखा है ये, मैं नहीं अपना बोल रहा हूं। हालांकि हमें पता, क्योंकि मेरा घर भी, मेरा मोहल्ला भी एक था जो जलाया गया। तो उस टाइम जगमोहन था क्या वहां पर? जब पूरे 18,000 कश्मीरी पंडित मकानों को लूट करके जलाया गया तो उस टाइम भी जगमोहन था क्या?
तो ये एक रिडिकुलस थ्योरी है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है सारन साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस थ्योरी को कश्मीरियों से ज्यादा यहाँ पर जो लेफ्ट लिबरल बैठे हुए हैं ना हिंदुस्तान में, उन्होंने आगे बढ़ाया और इस वजह से ये एक नैरेटिव एस्टैब्लिश हो गया, सेट हो गया। ये भी एक वजह है। मुझे नहीं लगता ये नैरेटिव एस्टैब्लिश हुआ है। अगर ऐसी बात होती है, मुझे मैं नहीं समझता ये नैरेटिव एस्टैब्लिश है। ये अगर कहीं ना कहीं अगर ये इसकी जड़ें पाई जाती हैं तो पाकिस्तानी कश्मीर में और हमारे कश्मीर में जो इस्लामिस्ट्स हैं उनके यहाँ पर पाई जाती हैं। कोई भी सेंसिबल आदमी जो अपने सेंसेस में है वो हकायक को देखकर ही अपनी राय कायम करेगा। मेरे ख्याल से हमने माजी में काफी जाके बात की है, थोड़ा सा अपने हाल और आगे मुस्तकबिल में देखें तो बेहतर होगा। आर्टिकल 370 और 35A खत्म हुआ। तमाम कश्मीरी पंडितों के साथ साथ हिंदुस्तान की अक्सरियत आबादी की उमंगों की तर्जुमानी की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने। बहुत ही अच्छा स्टेप था। मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान जो है उस दिन खुश नहीं हुआ होगा, बाशमूल मेरे अपने जानने वाले हैं, वो चाहे इस पार हो या उस पार हो, जो हक सच पर हैं कम से कम उन्होंने वेलकम किया है। अब बात यह है कि एक तरफ सरकार 370 को 35A को खत्म करती है, दूसरी ही तरफ जब इस देश के अंदर लॉकडाउन लगाया जाता है मार्च 2020 के महीने में, तो चोरी चोरी चुपके चुपके पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से डोमिसाइल लॉ को लेकर आते हैं। और डोमिसाइल लॉ भी ऐसा कि जिसके अंदर अगर आप उसकी जो शिक हैं, उसकी जो शराइत हैं वो पढ़ें तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या ये मेरी ही देश की अंदर हो रहा है। मसलन अगर आपको वहां पे अपनी रिहाइश लेनी है या कोई अपना कार्ड बनवाना है डोमिसाइल का, तो कुछ लोगों को 10 साल बिताने पड़ेंगे, वहां प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी या कुछ और उसके बाद, और कुछ लोगों के लिए जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें 15 साल तक वहां पे आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल का वक्त, तो इतने में तो इंसान अमेरिका की और दुनिया भर के तमाम मुल्कों की सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। एक वोट के हक के लिए अगर 15 साल भारत में लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, तो फिर ये 35A का जश्न मनाएं या मातम करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं शुरू करना चाहता हूं रविंद्र जी आपसे, प्लीज। सर मैं पहले पुराने पॉइंट पे आना चाहता हूँ। जगमोहन थ्योरी के ऊपर मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ। ये जो बनाई गई थ्योरी सर, ये एक सदमे में बनाई गई। जितना स्पॉन्टेनियस 19 जनवरी को उनका अटैक था थ्रू आउट कश्मीर एक ही टाइम पर, उतना ही स्पॉन्टेनियस कश्मीरी पंडितों का वहां से निकलना था, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और जब 80-90% कश्मीरी पंडित वहां से निकल गए तो वो लोग सदमे में रह गए, क्योंकि वो हमसे खेलना चाहते थे और खेलने के लिए 5% लोग रह गए। और उन 5% लोगों को वो फिर अपीज करने की कोशिश में लग गए ताकि इंटरनेशनली वो ये प्रूव कर सके कि वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं है। और इसलिए उनको ये फैलाना पड़ा। ये जी 18 को जगमोहन जी आ गए, जैसे कर्नल साहब ने बोला, और 19 को उन्होंने पैक करवाया। हमें तो अपने रिश्तेदारों की खबर नहीं थी, जगमोहन जी को कहां से मिलते हैं। अब 35A 370 की बात कर रहे हैं साहब आप। हमने इस डिसीजन का समर्थन किया, पूरे हिंदुस्तान ने समर्थन किया, और एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। डॉक्टर कोल साहब ने कहा कि ये ऐसे डिसीजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत थी, और वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो आपने दूसरी चीज छेड़ी इसमें, पहले तो 35A हो या 370 हो, मुझे आप बताइए 5 अगस्त 2019 को बीते हुए 2.5 साल से ऊपर हो गया, और कितने हिंदुस्तानी जाकर वहां बसे, कितनी इंडस्ट्रीज वहां सेटअप हो गई। ठीक है, साइकोलॉजिकली हमको रिलीफ मिला हो या भारतीय लोगों को रिलीफ मिला हो, और एकदम उसके बाद डोमिसाइल लाना और उसमें वही शर्तें लेकर आना जिनका आपने अभी जिक्र किया, तो मुझे नहीं लगता वो ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज हुआ है उसमें। बहुत सारे लोगों के नजदीक सरकार से सवाल करना जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं पे गद्दारी के जुमरे में आता है कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप एक राष्ट्रवादी सरकार से सवाल पूछें।
तो इसके ऊपर मैं डॉक्टर साहब आपसे पहले बात कर लेता हूं, आप क्या कहेंगे? क्या ये सवाल बनता भी है या फिर ये एक बेबुनियादी इल्जाम है कि सर डोमिसाइल लॉ जो सरकार लेकर आई है? सर बहुत सारे आप लोगों के नजदीक ये है कि सरकार ने किया है, अच्छा ही किया होगा। नहीं सर, इट इज रेट्रोग्रेड स्टेप, जैसे आपने कहा और बाकी लोग भी कहेंगे। इट्स वन स्टेप मूविंग फॉरवर्ड एंड टू स्टेप बैकवर्ड। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, गुरुटू साहब ने, ये साइकोलॉजिकल विन थी पूरे इंडियंस में। इवन जो लोकल हमारे नेशनलिस्टिक मुस्लिम हैं वो भी बड़े खुश थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग हैज मूव्ड। फॉर अगर आप पूछेंगे कश्मीरी पंडित्स के लिए पर से, वी हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग। नाइदर हमको अपनी प्रॉपर्टीज वापस कभी मिलेंगी, नाइदर वी कैन एवर माइग्रेट टू ए विशियस एटमोस्फेयर टिल वी डोंट हैव ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी। दैट इज आवर बेसिक राइट। तब तक सब कॉस्मेटिक है। ये जितनी भी चीजें हैं कॉस्मेटिक हैं फॉर कश्मीरी हिंदूज इन पर्टिकुलर। 370 हो या ना हो वो तो हम, इट डजंट मैटर टू अस। वी व्हाट मैटर टू अस इज दैट पीपल हु हैव किल्ड अस has brought this injustice to us. There has to be a commission of inquiry which should have been in 2014. नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो या क्या हो, बट सच का सामना सबको करना पड़ेगा। इवन मोदी साहब शुड, द फर्स्ट थिंग ही शुड हैव डन वाज दैट कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड हैव बीन सेट इन कि कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ क्या, और उसके साथ रिहेबिलिटेशन कमीशन भी ज्वाइन करना चाहिए था। दैट वाज द लॉजिकल स्टार्ट टू एनी रिहेबिलिटेशन फॉर कश्मीरी पंडित्स। जैसे भी गुरुटू साहब आप बोलते हैं 370 वाज अ नाइस psychological barrier which we have crossed. We were all happy. It was like a second Diwali or a big festival on 5th of August. But beyond that, I do not find anything happening for Kashmiri Hindus. Still, our two demands of having a rehabilitation and a commission of inquiry into our exodus. इसके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा. That will show you the honesty of any government of India which is in power. थोड़ा सा आप इसी बात को आगे बढ़ाएं, रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में कमी कहां पर आपको दिखाई दे रही है? सरकार की माने तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वो तमाम स्टेप्स उठाए हैं और जिस तरह की वो सेपरेट टाउनशिप्स बना रही हैं कश्मीरी हिंदूज के लिए, क्या कश्मीरी पंडितों की बड़ी आबादी उन टाउनशिप्स में जाना चाहती है या फिर वो अपने उन्हीं घरों में जाना चाहते हैं जिनको वो छोड़ कर आए थे? सर मैंने इस पे 2014 में भी लिखा था, जब तक एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी ना हो उससे सिंसियरिटी लगती है गवर्नमेंट की, जो उन्होंने अभी तक नहीं करी है। और रिहैबिलिटेशन के लिए भी एक अलग कमीशन होना चाहिए जो बताए करना क्या है। मैंने एक तजवीज रखी थी, वो होम मिनिस्टर के जूनियर मिनिस्टर से भी मिला था, ऑफ कैमरा ही वाज सेइंग इट्स वेरी गुड, कि जैसे अगर आप कश्मीर में आपको मालूम हो, वहां पे बिफोर लद्दाख बिकेम ए डिफरेंट स्टेट, it had a Kargil Hill Council and Ladakhi Buddhist Hill Council, which was basically autonomous regions दिए गए थे, जैसे दार्जिलिंग हिल काउंसिल थी। जब तक हमें एक ऑटोनोमस रीजन नहीं दिया जाएगा कश्मीर में, वेदर इट बी नियर मार्टन टेम्पल टू पहलगाम एरिया और समथिंग, nothing can change. We cannot live in our old houses because animosity is at a very high and we will be soft targets. एक बार ये भी बेवकूफ बातें करते रहते हैं मेनी टाइम्स इन इंडिया की, जी इनको पुराने घरों में भेज दो। वेयर आर द सेफ्टी? हाउ कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही मैं पूछता हूँ, हाउ कैन दे एंश्योर दैट एवरी कश्मीरी हिंदू विल बी सेफ इन हिज ओल्ड हाउस? और जो टाउनशिप की बातें हैं ये भी एक ये मीडिया में प्लांट की जाती हैं, एवरी 6 months ही टाउनशिप खोल देंगे जी, कुछ फ्लैट में रखेंगे। अरे हमारे पास बड़े बड़े मकान थे, व्हाई शुड वी लिव इन 1 or 2 bedroom अपार्टमेंट्स? हम क्या इतने रिफ्यूजी हो गए हैं क्या? We have to go boldly and proudly, and government of India has to show some spine. Give an area which is around Martan, मैं समझता हूँ Martan to Pahalgam एक अच्छा area है, to give us an area where we can re-establish our culture, which has been completely destroyed by these jihadis. Short of that, thinking that we will live in the same area, it is all it's a midsummer's night dream. It will never happen. We will be soft targets. और आप खुद ही सोचिए जो हमारे बच्चे, बिकॉज आप उस पर भी आप आएंगे शायद, अभी बाला साहब ठाकरे ने कैसे हमको हेल्प किया, दे आर लिविंग ऑल ओवर द ग्लोब लाइक ज्यूज लिव, तो वो क्या अपने पुराने उन जहादियों के आगे पीछे रहेंगे? बिकॉज डोमिनेशन इन्हीं की रहती है। अगर आप समझेंगे 80% मुसलमान भी हेल्पफुल है कश्मीर में, अगर 5-10% जिहादी हैं विद अ गन, विद AK-47 का ही बोलबाला चलेगा।
So Kashmiri Pandits living in their old houses is a dream which will never happen. और cluster colonies हैं, वो भी बकवासनामा है. It has to be a hill council like they gave it to Ladakhis, they gave it to Kargilis, they gave it to Darjeeling people. तो ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान है. We are not asking for anything new. बट तो पहल तभी होगी अगर रिहेबिलिटेशन और जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी लगेगा. शॉर्ट ऑफ दैट you will find there is no sincerity from government of India. I'm not blaming this government. Since 1990 जब से हमारा एक्सोडस हुआ है, सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोस्ट पैट्रियोटिक हिंदूज, कश्मीरी हिंदूज एंड जम्मू के डोगरास हो या लद्दाखियों, सबको इग्नोर किया है. So this cannot go on. You know, the most patriotic people, you are treating them like the worst people ever. You know, that is my feeling, and it is right feeling. कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से ये बयान आता है जब कभी भी सैटेलाइट टाउनशिप्स की बात होती है या गवर्नमेंट जो बना रही है, जो छोटी मोटी कॉलोनीज बना रही हैं, गेटेड कम्युनिटीज वहां पे बनाने की कोशिश हो रही है, उनकी तरफ से और उनके जो लीडरान है उनकी तरफ से ये बयान आता है कि हमारी तरफ से तो कोई अड़चन नहीं है, कश्मीरी हिंदू पंडित अपने घर वापस आना चाहें तो आ सकते हैं, और उन्हें आना भी उन्हीं घरों में, उन्हीं कॉलोनीज में चाहिए जहां से वो छोड़ के गए थे. इस तरह से तो अगर कोई गेटेड कम्युनिटी बनाएंगे तो आप एक इजरायली मॉडल यहाँ पे ला रहे हैं और दो कम्युनिटीज के दरमियान रिफ्ट को और मजीद आप बढ़ा रहे हैं. इस बारे में कर्नल साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से इस बात को पेश किया जा रहा है वो बहुत ही इलॉजिकल है. मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूं आपको. सबसे पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप जाकर अपने पुराने मकानों में रहिए. देयर इज नो, एक भी मकान खाली नहीं है, वो मकान है ही नहीं. पहले मैं आपको, पहले जिस मकान में हम रहते थे, जिन मकानों में हम रहते थे, वो मकान या तो जला दिए गए, फिर लोगों ने कब्जा किया, या डिस्ट्रेस सेल में बिक गए, वहां पर नए मकान बन गए. मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताता हूं. मैं लास्ट टाइम मैं 2013 या के आसपास गया था. मैं अपना मोहल्ला ही नहीं मुझे मिला जहां मैंने पूरा जिंदगी बताई, क्योंकि सब कुछ बदली हुआ है. वहां पर मकान डिमोलिश करके नए मकान बने हैं, वहां पर भी अर्बनाइजेशन हुई है, गांव से लोग आए हैं, वो वहां बस रहे, तो आप उनको नहीं निकाल सकते और आप वहां नहीं रह सकते. बाकी जो 2-3 बार प्रॉपर्टी रीसेल हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं पे अगर आज उसमें जो कोई बैठा है और उसने कोई 3-4 लोगों के थ्रू होते हुए कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उससे भी रातों रात उसको बेघर कर देना, वो भी एक नाइंसाफी है कहीं ना कहीं. हाँ, बिल्कुल. तो इसलिए ये तो बिल्कुल इट हैज नो ट्रैक्शन, ये चल ही नहीं सकता. ये जो डॉक्टर साहब ने बात कही, देखिए, हम आप ये बताइए मेरे को, इसमें तकलीफ किसी को क्या है? जब पाकिस्तान से यहाँ पर शरणार्थी आए, तो क्या ये सच बात नहीं है कि पंजाबी लोग राजेंद्र नगर में बसने लगे? क्या ये सच बात नहीं है कि बंगाली चितरंजन पार्क में बसने लगे? ईस्ट पाकिस्तान से भी आए तो वही. तो नंबर्स में ह्यूमन टेंडेंसी है, वो अपनी सेफ्टी ढूंढते हैं. तो अगर आप कश्मीरी पंडितों के लिए कोई एक इलाका दे देंगे, और ये गेटेड कम्युनिटी नहीं है, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, गेटेड कम्युनिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कश्मीर में कई सारे लोग जो मुसलमान लोग हैं, कई सारे हैं, वो तो चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए, लेकिन बंदूक के दम से वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, या जो पॉलिटिकल लीडर्स अपनी राजनीति खेलते हैं. तो आप हमें एक जगह रखे, 2 लाख 3 लाख जितने भी रहेंगे, वो वहां पर जब रहेंगे, हमारा लैंग्वेज एक है, खाना पीना एक है, हम आपस में वही बातचीत करते हैं, पूरे हजारों सालों से इकट्ठे रहेंगे. आहिस्ता आहिस्ता ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड हो जाएगी, खासकर तब अगर हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां जादियों के बरखिलाफ काम कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद अपना रास्ता ढूंढेंगे. लेकिन इनिशियली आप बोलो जी आप 10 जगह रहोगे, बारामूला में रहोगे ना, कौन जाएगा? बिकॉज यू विल बी डिस्ट्रॉयड इन पीस. मैं आपको एक ये देता हूं, आपको मेरे पास लिखे हैं फिगर्स. 2021 जून 20 से लेकर अक्टूबर 7, 21 तक कम से कम 10 ऐसी किलिंग्स हुई हैं जिनको मारा गया इस वजह से कि या तो वो हिंदुस्तानी आकर वहां यहाँ रहने लगा, या कश्मीरी पंडित रह रहा था. तो आप क्या मैसेज भेजो कि भैया आना नहीं, यहाँ पर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट जो इकोसिस्टम है वहां पर, इस इकोसिस्टम में आप कह रहे हैं कि आप
एक जगह जाओ दूसरी जगह, ये पॉसिबल है क्या? दूसरी बात, हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने जो खासकर जो लेट 80s में पैदा हुए या अभी तक, तो वो अब दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं, अच्छी पोजीशंस पर है, क्योंकि सरस्वती जो है एजुकेशन हमारी स्ट्रेंथ रही है। उनके लिए कैलिफोर्निया और कश्मीर में कौन वो, दे विल डिसाइड टू गो टू कैलिफोर्निया, व्हाई शुड दे कम टू कश्मीर, जहां उन्होंने कहानियां अपने मदर फादर ग्रैंडफादर से सुनी है कि हमें किस तरीके से वहां के जहादियों ने गोलियों से उड़ा दिया, कैसे भगा दिया। सो दिस इज अ नॉन स्टार्टर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, उसमें बीजेपी भी शामिल है। उनको कश्मीर की जो साइकी है वो समझ में कभी नहीं आई। आप यकीन नहीं करेंगे, शायद इन्होंने सुना होगा, एक मिनिस्टर है बीजेपी की, मीनाक्षी लेखी, उन्होंने एक प्रोग्राम में उनसे सवाल पूछा गया कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, आपने क्या सोचा था? पलायन तो चलता रहता है यहाँ, तो कोविड के दौरान भी यहाँ लेबर्स का पलायन हुआ था। अगर ये थिंकिंग है तो कश्मीरी पंडित कहाँ उनके प्रोग्राम में, प्लान में? रडार में दे नॉट गो ऑन द रडार एट ऑल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आजकल की है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर ऐसा सोच रही है, ऐसा काम कर रही है जिससे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का इंटीग्रेशन इंडिया के साथ हर दिन बढ़ता रहे। लेकिन वो मानते हैं, ये मेरा सोचना है, वो ये मानते हैं कि इसमें कश्मीरी पंडितों का कोई योगदान जरूरत नहीं है हमें। सो वी आर ऑन द मार्जिन्स एंड वी विल कंटिन्यू टू बी ऑन द मार्जिन्स। दे विल नेवर थिंक अबाउट अस। दिस इज व्हाट आई। करेक्ट। रविंदर जी, आज के जो सिक्योरिटी हालात हैं वो कितना कॉन्फिडेंस देते हैं कि गवर्नमेंट कोई मास लेवल के ऊपर जाके और आप लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रोग्राम चलाए? ये छोटे मोटे जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, भारत की अक्सरियत आबादी को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम कुछ सैटेलाइट टाउनशिप्स बना रहे हैं, वर्क इज इन द प्रोग्रेस, अब इतने हजार कश्मीरी पंडित चले जाएंगे, फिर इतने हजार चले जाएंगे। जाते हुए तो किसी को नहीं देखा है। हाँ, पिछले साल जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो बचे खुचे हैं उनका भी पलायन हुआ है। आप क्या कहेंगे? ये सर, ये जो खोखले दावे हैं कि यहाँ नॉर्मलसी की तरफ रिटर्निंग हो रही है, ये उतना ही सच है जितनी जगमोहन थियरी है। आप खुद बता रहे हैं कि पिछले साल से, अभी कर्नल साहब ने भी बताया, जो लोग वहां रह रहे थे, जिन्होंने पलायन नहीं किया, या जो हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जिनको वहां डाला गया, वो भी एक कोशिश थी कि शायद सरकार को लग रहा था कि हम पंडितों का रिहेबिलिटेशन इसी तरीके से करेंगे, हम 2-3 हजार लोगों को नौकरी देंगे और उन पर एक प्रतिबंध लगाकर कि आपकी नौकरी इस जगह है और यहीं पर आपको रिटायर होना है, आप 2 मीटर के दायरे में भी ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ये उनका एक तरीकेकार था जो बिल्कुल गलत है। ये किसी सर्विस रूल में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद सियासत आ गई। सियासी तौर पर सियासतदानों ने क्या किया, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। लोग नॉर्मली वहां पे इलेक्शंस को बाइकआउट करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जैसे शख्स 2% वोट से जीत जाते हैं, तो वहां पर 2-3% वोट दिलवाकर हमारे कुछ सरपंच, पंचों को, काउंसलर्स को इलेक्ट करवाया गया, और चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हो, चाहे वो सरपंच लोग हो, और उनको मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया गया। और सिक्योरिटी आपने देखी कि पिछले 1 साल के अंदर कितने ऐसे लोगों की हत्या हुई और जिस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा। अभी सर एक थोड़ा सा मैं ये डिविएट हो जाऊंगा यहाँ पे। अभी ये 1 हफ्ते पुरानी घटना है। जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको नष्ट किया गया, तबाही है। आप खाली खीर बमानी मत देखिए, जो श्रीनगर अब तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ उसको मत देखिए आप। जितने हमारे श्राइन थे वो सभी उड़ा दिए गए हैं। और सिर्फ 1 हफ्ता पहले की बात है, दिवसर एक जगह है, वहां पर जंगल में
एक भवानी का मंदिर है जो 500 साल पुराना है। वहां पर आजकल 6 फुट 7 फुट बर्फ है। सर्दियों में वहां पे कोई नहीं होता और अचानक वहां आग लग जाती है और वो एकदम भस्म हो जाता है। 3 घंटे के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान आता है कि ये जी किसी ने वहां पे दिया जलाया था, जबकि उस दिशा में विंटर्स में कोई जाता नहीं है, ये उसके कारण हुआ। तो ये स्थिति है सर सिक्योरिटी की, ये हमारे मंदिरों को, हमारे श्राइन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ये हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ये लोग उन्हीं काउंसलर्स को जिन्होंने इसी सरकार की टिकट्स पे वहां इलेक्शन लड़े उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो बाकी खोखले दावे तो कोई भी कर सकता है। मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता कि कोई चांस है। हाँ, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक ही तरीका है, कर्नल साहब ने भी बोला हमें एक पैच दे दीजिए, जिस तरह पन कश्मीर की मांग हो रही है, दे दीजिए, हमें वहां बसा दीजिए। अगर धर्मशाला में दलाई लामा को एक पैच दिया जा सकता है कि आप इसे डेवलप करें अपने हिसाब से, और आज कोई धर्मशाला जाए तो वो एक टिबेटन टाउन है, बिल्कुल है सर, हर हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप लोगों की डिमांड मैं समझता हूं काफी हद तक जायज है, वाजिब है वो अपनी जगह पे। जिस तरह की सियासत इस वक्त भारत में हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक हिंदू नेशनलिस्टिक एजेंडा इस वक्त देश में एक नए बयानिए के तौर पे उभर कर आ रहा है। ऐसे में कितना मुश्किल है कश्मीरी हिंदुओं का और कश्मीरी मुसलमानों का आपस में फिर से कोई एक दूसरे पर यकीन, भरोसा होना। देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो डिवाइड है ये फर्दर जो है, ये इसमें और भी ज्यादा जो है हम देख रहे हैं, ये ब्रिज कहीं पे मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो और जो वहां रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं, मैंने उनके बयान सुने पिछले साल जब टारगेटेड किलिंग्स हुई, तो उन्होंने एक बहुत बड़े मीडिया चैनल पर ही ये बात कही और उनको, उनके एंकर को ये कहा कि आप ये जो प्राइम टाइम शोज के अंदर ये जो शाउटिंग मैच वहां पे करवाते हैं और जिस तरह से एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं पे डिमीन करने की कोशिश करते हैं, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, आप बहुत दूर बैठे हैं। इस बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मैंने मेरे काफी कश्मीरी पंडित दोस्त जो हैं अरविंद जी, मैं 2-3 साल पहले जेनीवा गया था यूनाइटेड नेशंस में बात करने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल सोल्यूशन। पहले मैं उस पर जाऊंगा बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया। मैंने बोला जब तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कश्मीरी पंडित हो, गुजर हो, सुनीज हो, शियाज हो, डोगराज हो, तब तो लद्दाखी भी हमारे साथ थे। जब तक एक मल्टी स्टेक होल्डर एक मीटिंग ना हो जाए तब तक कुछ हल नहीं निकलेगा, बिकॉज पॉलिटिशियंस डोंट वांट ए सोल्यूशन। जो अब ये बीजेपी का नेशनलिस्टिक बोलते हैं, ये भी एक ड्रामा है। दे डोंट डू एनीथिंग फॉर हिंदूज। व्हाट हैव दे डन फॉर देयर ओन कार्डर? इनका मरता है वेस्ट बंगाल में या केरला में, दे डोंट इवन पुट ए ट्वीट। सो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदूज आर रूलिंग इंडिया। It is just a selfish party ruling India. Keep it in your mind. There is no pro-Hindu activity in the last 4-5 years. ये जो ड्रामे देखते हैं आप, is all cosmetic. Till Kashmiri people, all stakeholders, गुजर हो, बकरवाल हो, और तेज साहब जैसे लोग हों उसमें, till we don't come to a conclusion on a round table conference, तब तक कश्मीर का कोई हल होने वाला नहीं है। All other politicians in India do not want a solution. They want a problem. Problem gives them a vote. Having a problem in Kashmir, seeing somebody killed there, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाता है। इसमें कोई सिंसियर नहीं है। कश्मीर प्रॉब्लम could have been sorted out in few years. बीजेपी का अपना जो कश्मीर का कैडर है, उनके कुछ नौजवानों को भी मारा गया है जो बीजेपी का झंडा उठाकर चलते थे वहां। करेक्ट। तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फॉर देम they want votes, they do not want a solution. मैं खुद भी तो आपको बोला इनके बंगाल और केरला में अपना कैडर मरता है तो ये इनकी जू भी नहीं रेंगती है। तो कहाँ के किस टाइप के हिंदू कहलाते हैं अपने आप को? आई डोंट थिंक दे आर हिंदूज।
जैसे सूडो सेक्युलर कहते थे अडवाणी कांग्रेस को, ये भी सूडो हिंदूज ही हैं। आई एम टेलिंग यू फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, आई डू नॉट कंसिडर देम टू बी हिंदूज, दे आर सेल्फिश, दे ओनली वांट वोट्स। वरना कश्मीर की प्रॉब्लम हल करना बड़ा मुश्किल नहीं है। इन्होंने जानबूझ के दे इग्नोर कश्मीरी हिंदूज एंड डोगरास फ्रॉम जम्मू so that to keep the rift on, otherwise it's not rocket science। अगर आप इनकी जगह होते, बोलते हाँ चलो एक टेबल पे अच्छी तरह बातें करें, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, उसमें यही सोल्यूशन निकलेगा। कश्मीरी मुस्लिम भी बोलेंगे हाँ ये हिंदू हमारे पुराने प्राचीन हमारे हैं, ये हमारे अपने ही लोग हैं, चलो उनको, you might find some हमदर्दी in a nationalistic Kashmiri Muslim than you will find in BJP, I'm telling you। Same way, other way around, we might find something in their common। I have no trust in the present dispensation कि वो कुछ करेगी कश्मीरी हिंदुओं के लिए। उनको किसी हिंदू से कोई गरज नहीं है, उनको हिंदुओं के वोट चाहिए, that is it। Sorry to say this, but this is the truth। मुझे लगता है कि आपकी बातों में सच्चाई है, और मैं भारत के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जब तक कश्मीरी पंडित अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते, तब तक हम सब भारतीयों को इनकी कड़वी बातें सुननी होंगी। इनका पूरा हक बनता है कि हमें खरी खोटी सुनाएं। कश्मीरी पंडित आखिर एक हिंदू बहुल देश में ही विस्थापन की जिंदगी बिता रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? ये बात शायद लोगों को सुनकर आज थोड़ी अजीब लगे, मगर यही सच्चाई है दोस्तों। जिस देश में 100 करोड़ हिंदुओं के होने के बावजूद उनके अपने ही जो कश्मीरी हिंदू हैं वो विस्थापन की जिंदगी बिता रहे हों, उस देश में कोई लीडर उठ के और नारा दे कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अपना कब्जा जमा लेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगता। जोक, मजाक ही लगता है वो। जब आपकी अपनी ही कम्युनिटी आपके देश में विस्थापन की जिंदगी बिता रही हो, थोड़ी सी बात की जाए। और मैं चाहता हूं कि एक ह्यूमन एलिमेंट जो है वो एक हम यहाँ पे पैगाम दे के जाएं लोगों को। आप ये बताएं कि इस मसले का हल अगर अभी नहीं किया गया आने वाले 5-10 सालों के अंदर, तो आपकी कम्युनिटी की एक और नस्ल जो है वो जवान हो जाएगी। 2 पीढ़ियां हो जाएंगी आपको कश्मीर से अलग हुए, डिसइंटीग्रेशन के। आप हर कदम आपका जो है वो उस तरफ बढ़ रहा है। अगर कुछ नहीं किया जाता है तो कितना आप महसूस करते हैं कि आपकी कम्युनिटी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। मैं शुरू करना चाहता हूं तेज साहब आपसे। कर्नल साहब बताएं प्लीज कि ये डिसइंटीग्रेशन का खौफ कितना सताता है आप जैसे लोगों को अपनी आने वाली नस्लों को देखकर। सर साहब ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन है, और पिछले 3 डिकेड से भी ज्यादा हो गए, और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में बहुत अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से हम उस रास्ते पर हैं। आप 10 साल की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि 5 साल 6 साल के अंदर कश्मीरी पंडित को कहीं आप मिलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी पूरे ग्लोब में डिस्पर्स हो चुकी है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कि हमारे जो कल्चरल रूट्स हैं वो सब तकरीबन खत्म हो गए हैं। देखिए, कल्चर जो है वो धरती के साथ जुड़ा, और खासकर कश्मीरी पंडितों का, क्योंकि हम शेवाइट्स हैं, और शेविज्म के जो हमारे महान पुरुष थे, अभिनव गुप्त जैसे, बलदेव जैसे, कई सारे जितने थे जिन्होंने एक परंपरा स्थापित की थी कश्मीर के अंदर, उसके जो चिन्ह हैं, उसके जो सिंबल्स हैं, उसके जो आइकन्स हैं वो कश्मीर में है। जब आप वहां से हट गए और आप उस जगह पहुंचे जहां आपके इर्द गिर्द सब एनवायरनमेंट बिल्कुल स्ट्रेंज है, अलग है, तो ये एक बहुत ही कही हुई बात है, मानी हुई बात है कि जो न्यूमरस कल्चरल एक एनवायरनमेंट होता है वो छोटे कल्चर के ऊपर प्रभाव डालता है, और वो छोटा आहिस्ता आहिस्ता करके वो कल्चर खत्म हो जाता है। और हम, हालांकि मैं आपको ये बताऊं, इतनी छोटी कम्युनिटी होने के बावजूद और इतना सफर करने के बावजूद हमारे कई ऐसे संगठन हैं, उन्होंने अपनी छोटी छोटी जगह पर ये विरासतें बनाई हैं। तुलमुल बनाया है, हरी पर्वत बनाया है, अपने कश्मीरी भवन बनाए, जहां हम
चीज करते हैं जो कश्मीर में किया जाता था, लेकिन आप इसको कब तक आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी अगली नस्ल तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगी। उनके लिए तो द लार्जर हिंदू एनवायरनमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू ओवर पावर व्हाट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल इन एनी प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है, और ये इस डेंजर को मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि कश्मीरी पंडित जो है ऐसे इकोसिस्टम में कश्मीर वापस नहीं जाए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही यहाँ पर, और बिल्कुल मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि कश्मीरी पंडित अपने आप को एक ऐसे मोड पर देख रहे हैं जहां पर कि उनका पूरा कल्चर, उनकी एथनिक स्पेशलिटी जो है वो पूरी खत्म होने वाली है। ठीक कह रहे हैं आप रविंदर जी। आप कर्नल साहब की बात में इजाफा करें और थोड़ा सा ये भी बताएं कि आज की जो नौजवान नस्ल है, जो आपके बच्चे कश्मीर से बाहर रहकर जवान हुए हैं, उनके क्या तासुरात हैं, उनके क्या व्यूज हैं, क्या वो भी लौटना चाहते हैं? आप लोग तो वहां पैदा हुए, पले बड़े, जवान हुए, आपका तो दिल है वहां, पर नई नस्ल का क्या वो भी उतना ही अपने आप को कश्मीर से जुड़ा हुआ महसूस करती है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ख्वाब है जो शायद ख्वाब ही रहे, इन ख्वाबों की ताबीर कभी ना हो पाए? प्लीज। अरविंद जी, इस बात को लेकर मैं 100% सहमत हूँ कर्नल साहब के साथ। देखिए, फाइनेंशियल लॉसेस, प्रॉपर्टी में जो लॉस हुआ, जो तकलीफें पिछले 30 साल में हमने उठाई, वो ओवरकम की जा सकती है। आज हमारे 80% से ज्यादा लोग दोबारा अपने घरों में ही हैं, चाहे वो अपनी जगह से बाहर हो। फाइनेंशियली भी उतना कोई बहुत तनाव नहीं है, लेकिन जो कल्चरल और रिलीजियस और ट्रेडिशनल जीनोसाइड हुआ हमारा, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। पूरे ग्लोब में हम लोग फैल गए, कहां कहां से आप बच्चों को खींच कर लाएंगे और फिर उनको बोलेंगे आप आइए हबा कदल, वहां बंदूकें आपका इंतजार कर रही हैं। तो कर्नल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है ये बात तो खत्म हो चुकी है। 6 साल भी नहीं, 2-3 साल, इवन आज की डेट में भी ऐसी परिस्थितियों में कोई नहीं जा सकता जब तक अगर सरकार कुछ ऐसा कुछ कर देती है अचानक, जहां पर हमारी जनरेशन्स को एक होप दिखाई दे, एक आशा की किरण दिखाई दे जो गांधी जी को दिखाई दी थी, तो उसके बाद हो सकता है उनका मन बदल जाए। लेकिन आजकल हर एक अपना फ्यूचर को देखकर चिंतित है। ये खाली कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है सर। आप देखिए कितने कश्मीरी मुस्लिम्स ने पलायन किया है, अब उनका रजिस्टर नहीं होता है, हमारा दिख जाता है। सऊदी अरब में कितने लोग हैं, यूएस में कितने लोग हैं, विवेक जी के साथ वहां पर कितने लोग हैं। तो वो उनको मालूम है कि यहाँ कोई एवेन्यूज है नहीं, और उसके एवेन्यूज ना होने के बाद भी चलो दाल रोटी खाएंगे, ये भी नहीं पता कि शाम को हम घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो एक ऐसी अनसर्टेनिटी है जिसमें कोई वापस नहीं आना चाहेगा। विवेक जी, आप क्या कहेंगे? आपने कर्नल साहब को सुना, रविंद्र जी को सुना। मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट बोलूंगा। बोथ ऑफ देम विल बी सहमत विद दिस। आप भी अरविंद जी सहमत होंगे। जो हमारी कम्युनिटी है ना, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कम्युनिटी सर। हम 100% लिटरेट हैं और हम काफी इंटेलिजेंट है। आपको ये गर्व होगा जो 400,000 people who migrated, not a single person converted to Islam. That is the beauty of our Kashmiri Hindu Shivaism. We are very very strong people. हमको गर्दन काटी गई बुद्ध शुकुन ने 40 समथिंग में, तो हम कन्वर्ट हुए। अदरवाइज वी आर वेरी पक्के। 7-8 हमारी माइग्रेशंस भी हुई हैं। नाउ व्हाट आई एम कमिंग टू द पॉइंट में एक दो थोड़ा डाइग्रेस करूंगा। हम 100% लिटरेट हैं। जब मेरे एक बारी दिसंबर 92 में बॉम्बे में रॉयट्स हुए थे आफ्टर बाबरी मस्जिद, तो मेरे भाई ने एक चिट्ठी लिखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि कुछ लिखा था। तो शाबान आज भी समहाउ ट्राई टू चेज माय ब्रदर, और फोन किया एक दिन। मेरे डैडी ने उनको उठाया फोन, उनका बॉम्बे में ही थे हम। तो उसने बोला कि उसने कैसे प्रो हिंदू कुछ चिट्ठी लिखी है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे डैडी ने बोला भाई उसने जो लिखा है किया, मगर आपने क्या किया? कश्मीरी हिंदू जब निकले,
कश्मीर से आपने शाहबाना आजमी जी आपने क्या किया? तो बोलता नहीं मैं क्या कर सकती थी, तो आप मेरे घर आइए एंड ऑल दैट। तो फिर मम्मी डैडी उनको मिलने गए, तो शी वॉज ऑन द बैक फुट, बोलता नहीं मैं पैसे दूंगी कश्मीरी हिंदुओं को, दिए उसने। देन शी डिड वन गुड थिंग, उन्होंने मम्मी डैडी को बोला कि आप बाला साहब से क्यों नहीं मिलते हो? डैडी ने बोला आपको बाला साहब से क्या? बोलते नहीं जब मुझे प्रॉब्लम होती है आई गो एंड मीट बाला साहब। तो रिलेक्टेंटली माय पेरेंट्स एंड आई वेंट टू बाला साहेब, जहाँ वो रहते थे ईस्ट बैंड्रा में, उनसे मिलने गए। ही वॉज वेरी नाइस। डैडी ने उनको, उसने बोला देखिए कोल साहब, मैं अशोक पंडित के थ्रू ये अपनी कंबलें और खाना वाना कश्मीरी कैंप्स में भेज रहा हूँ, जम्मू में जो आपके रिफ्यूजी कैंप्स है। डैडी ने उनको एक अच्छी बात बोली, आई डोंट नो हाउ ही सेड, बोला देखिए कश्मीरी पंडित हम भूखे रहेंगे लेकिन हमको एजुकेशन चाहिए, आप हमको एजुकेशन दिलवा दीजिए। वो एकदम समझ गए, बोला यार ये तो बहुत आसान काम है। मनोहर जोशी जो मेरे राइट हैंड मैन है, वो कोहिनूर एकेडमी चलाते हैं, उनसे मैं बात करूंगा। अभी बात करी, he was so quick, he is the only Kashmiri, only Hindu I have seen thinking on lightning speed। हमसे मिलाया उनको, बोला अभी जाइए उनको मिलने। विद इन 10 days दैट जो ये हम कश्मीरी पंडित ऑल ओवर द वर्ल्ड सेटल हो गए हैं ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बाला साहिब्स हेल्प टू कश्मीरी हिंदूज, जो मेरी मम्मी डैडी ने उनको कहा था। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, इजराइलीज के साथ भी, ज्यूज के साथ भी यही हुआ था। 2000 साल तक वो आउटसाइड इजराइल थे। वो गली कोचू में रशिया से लेके, स्पेन से लेके, पोर्चुगल से लेके, इटली से लेके, फ्रांस से लेके, जर्मनी से लेके बैकफुट पे होते थे। हर जगह उनको गालियां पड़ती थी, उनको मारा जाता था। गेटोज, उनका जो गेटो टर्म है, जो हम कश्मीरी गेटो बोलते हैं, इज ए जूइश टर्म। So, but they were consistent saying that we need our place। तो उन्होंने अपना कल्चर 2000 साल तक जीवित रखा इन कंट्रीज में जिनका मैंने आपको जिक्र किया, और बैकफुट पे। they were told to live in a different part of the city, they were not given jobs। so that is why they became money lenders, soother, doctors। वो उन्होंने प्रोफेशन लिए जिसमें उनको किसी कंपनी में काम ना करना पड़े, उनको जॉब्स नहीं मिलते थे। they kept their culture alive for 2000 years till they got Israel। इजराइल में जाके वो बसे, और इजराइल को देखो, अभी आप जाओ तो आपको अमेरिका से कम नहीं लगता, इट लुक्स लाइक लॉस एंजलिस। तो मैं, जैसे हमारे कम्युनिटी में लोग हैं, तेज जी जैसे लोग हैं, रुटू जी जैसे लोग हैं, आई कैन सी दैट वी हैव इनफ टैलेंट टू गो एंड सेटल डाउन इन द प्लेस। जो मैंने आपको कहा, हिल काउंसिल जैसी अगर हमको मार्टन से लेके पहलगाम तक मिले, वी कैन मेक इट वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल स्टेट्स इन इंडिया। It will have its own universities, own colleges, और सब कुछ होगा। मतलब we have the talent, we have ज्यादा ही talent है, 100% literate है यार हम ऐसे कोई, we are not, you won't find a beggar की बात तो छोड़ो, you will not find a poverty in Kashmiri Hindus because of our education system। I have 100% faith, leaders like us, हम भी mentor करेंगे अपने बच्चों को, कश्मीरी जो youngsters, they will come back, they will live in those areas। जैसे ज्यूइश लोग अमेरिका में, दे डोंट लीव टू कम टू इजराइल, वो 1-2 साल वहां रहते हैं, किबुट्स में हेल्प करते हैं। वैसा एक माहौल हम बना सकते हैं, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज हेल्प अस, हैज ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड गिव्स अस अ प्लेस वेयर वी कैन सेटल डाउन आवर कल्चर। इट विल नीड, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑल एलाइड फोर्सेस gave Israel to Israelis back, we also need that kind of help from government of India, which is not beyond their कर सकते हैं। it just needs their application of brain and कितनी वो उनमें sincerity है। sincerity is what thing is lacking, I have found in the last 32 years। ये मैं कहना चाहता हूँ, we can settle back। I'm sure कर्नल साहब भी सहमत होंगी मेरी बातों से, गुड्डू साहब भी होंगे। जी, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप 1-2 मिनट में अपने पार्टिंग कमेंट्स दें। हिंदुस्तान की जो बहुसंख्यक आबादी है उनको एड्रेस करते हुए, यहाँ की सरकार को एड्रेस करते हुए, मुझे आपकी बातें कुछ हद तक तीखी मालूम पड़ती हैं, बट जैसा मैंने पहले कहा, ये आपका हक है। आपके जितने भी शिकवे शिकायत हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, और इसमें मुझे कम से कम, जब मैं आपकी कम्युनिटी को देखता हूं तो एक होप नजर आती है। और आपने जो बात कही कि हमने कलम उठाया, हमने तलवारें नहीं उठाई, वहां से जाने के बाद हमने कलम उठाया, तो आज वही कलम जो है वो आपकी ताकत है साहब, वही आपकी कम्युनिटी की ताकत है। आज कोई कश्मीर वैली के अंदर ठीक एक के दुके हैं, बट बाय एंड लार्ज वहां पर मुसलमान हैं, और आज भी वो तलवार के साए में ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं।
अब तो वहां पे ये कश्मीरी हिंदू भी नहीं रहे, न जाने किससे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, ये सवाल भी उनको अपने आप से पूछना होगा। मगर आपके पार्टिंग कमेंट्स, टिकू साहब पहले आप प्लीज। मैं एक दो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने बोला, और ये एक धारणा पैदा हुई है इंडिया के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी है और वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है और बड़े बड़े जो विद्वान लोग आप जैसे हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से बीजेपी को बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कोर हिंदुत्व कंसर्न है कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाना। वो कितना ही हिंदू धर्म का प्रचार करें, वो कितना ही हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, अगर बीजेपी सरकार ने कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को, पंडित ही नहीं है उसमें बहुत सारे और भी लोग हैं, अगर उनको अपनी रूल के दौरान, अपने प्रशासन के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में नहीं बसाया, तो मैं नहीं मानता हूं कि उनका कोई हिंदुत्व एजेंडा माना जाएगा कि सक्सेसफुल हो गया। पहली बात यह। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, और बिल्कुल मैं एक कॉन्शियस कश्मीरी पंडित के तौर पर बताना चाहता हूं, हम 1 लाख जाएं, 10,000 जाएं, 20,000 जाएं कश्मीर वापस, मेरे ख्याल से उसको किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए, वो इशू नहीं है। मैं कश्मीर में घर बनाऊं, मुझे इसकी आजादी होनी चाहिए। मैं कश्मीर में जब चाहूं रहूं, मुझे उसकी आजादी होनी चाहिए। हजारों लाखों कश्मीरी मुसलमान, जैसे बताया भी गया कि कई और रह रहे हैं, सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, पूना में रह रहे हैं, कैलकाटा में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, लेकिन कभी उनके दिल में ये बात नहीं आती कि मैं नहीं कश्मीर जा सकता। तो हमारे ऊपर ये मापदंड क्यों लगाया जाएगा? मैं अपना घर है मेरा, वहां पर मैं ताला लगाऊं, जो मर्जी करूं, जब चाहे तब जाऊं, तब मैं अपने दोस्तों को वहां बिठाऊं। तो ये एक इशू नहीं है कि हम वहां हैं या नहीं, हम वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब हम बहुत कम बचे हैं। ये एक डायलेटरी टैक्टिक्स है और इशू को डिरेल करने की कोशिश की जाती है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें एक जगह दे और कई सारे इसमें विषय डिस्कस किए जा सकते हैं और हम वहां पर रहेंगे। मैं 10 महीना रहूं, पूरा साल रहूं या 1 महीना रहूं, इसका किसी को कोई, nobody should be bothered about that part of the situation। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, हमने इस पूरे विश्लेषण में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस नहीं किया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, वो है पाकिस्तान। कश्मीरी मुसलमान की साइकी, खासकर जो रेडिकल मुसलमान है, उसकी साइकी ये है, पाकिस्तान का मतलब है इस्लाम। जब वो पाकिस्तान के बरखिलाफ बोलेंगे तो वो इस्लाम के बरखिलाफ बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान भी इतना बड़ा इशू है इसमें कि अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, उसमें सब कश्मीरी, लद्दाखी, जम्मू वगैरह सबको लाएं, पाकिस्तान इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम। तो वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड। पाकिस्तान के ऊपर यकीनन हमने बात नहीं की और इसका इल्जाम मैं अपने सर पर लेता हूं, और कोई ये बिल्कुल ना समझे कि मेरी कोई हमदर्दी है इस वजह से बात नहीं हुई है पाकिस्तान पे। मेरा ये सोचना है कि हम अपने अंदर देखें पहले कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम कहां पीछे रह गए, हमारे बड़ों से कहीं कोई गलती हो गई हो जो पिछले 8 सालों में, या उससे पहले भी। अकेले भाजपा को दोष देना भी गलत है, उससे पहले भी सरकारें रही हैं। हम अपनी कमियों पर आज बात करें, इसलिए मैंने ये जो है आप सबको दावत दी है। पाकिस्तान पर तो हर रोज ही हमारे नेशनल मीडिया पर बैठ के बात होती है 9 बजे। तो उसको देखने के लिए तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम को कोई 1 लाख 2 लाख लोग देख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो बैशिंग जो है पाकिस्तान की, और वो जो एलिफेंट इन द रूम है, उसको तो हम रोज डंडा मारते हैं जाके। करेक्ट। और कम से कम 50 चैनलों पर मारते हैं, हर रोज मारते हैं। आज के दिन भी शायद प्राइम टाइम डिबेट्स के अंदर कश्मीरी पंडितों को मुद्दा बना के और पाकिस्तान पर ही डंडा मारा जाएगा। ये जो बात हम कर रहे हैं शायद वो ना होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। वो बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरी ये कोशिश है कि हम वो बात करें। वो जो एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि आज की शाम फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो बहुत आएंगे मगर ऐसी बरसात फिर ना होगी।
तो ये जो गुफ्तगू है, ये शायद आपके जो कंसर्न्स हैं, जैसे ही आप बात करेंगे रूलिंग डिस्पेंसेशन की, तो हो सकता है एंकर टेलीविजन चैनल पर बैठा हुआ खामोश करा दे। वो ये कहते हैं कि कोई और बात करो भाई, इस तरफ ना लेकर आओ, कुछ और बात करो, अपने बंदूक के निशाने को उस पार रखो, एज इफ की वहां से कोई, वहां का जनरल जब ऑर्डर दे देगा तो कश्मीरी पंडित अपने घर वापस चले जाएंगे। करेक्ट। करना हमने है, हमारी सरकारों ने है। तो उस एलिफेंट इन द रूम के लिए प्राइम टाइम डिबेट तक इंतजार करें, तब तक हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम से काम चलाएं। रविंदर जी, आप क्या कहेंगे? आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज। वही दो चीजें सर, मैं वापस उस पे चलता हूँ जो डॉक्टर साहब ने कहा था, एक इंक्वायरी कमीशन। सर, जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनमें किसी पे आज तक जिम्मेवारी नहीं डाली गई। अगर आप 1, 2, 3 को अंदर देखते हो जेल में, वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग इश्यू में है, कोई हवाला के केस में अंदर है, एक एफआईआर तक भी रजिस्टर्ड नहीं है उस कत्लेआम के लिए जो कश्मीरी पंडित पे किया गया। एक इंक्वायरी कमीशन जो डॉक्टर साहब ने कहा। नंबर 2, रिहैबिलिटेशन कमीशन, हमको इनवाइट किया जाए। 32 साल से कश्मीरी पंडित कह रहा है मुझे बुलाओ, और कोई बुलाने वाला नहीं है। और मैं हैरान हूं लोगों की भक्ति देख के कि इतनी भक्ति क्या है। तुम्हें 8 साल से 2014 से भी कोई नहीं पूछ रहा है, उससे पहले का तो भूल जाओ। तो थोड़ा ठीक है, नेशन फर्स्ट इज फैंटास्टिक, इसीलिए हमने 370 का समर्थन किया, 35A का हमने वेलकम किया, लेकिन कहीं दूसरी जगह तो हमारा नाम होना चाहिए, तीसरी जगह होना चाहिए। 100 लोगों के या 100 प्रॉब्लम्स के लिस्ट में 99 पे कहीं कश्मीरी पंडित तो होना चाहिए। कर्नल साहब ने कहा उनके लिए हम बेमाने हैं, उनको लगता है कि कश्मीरी पंडित के बगैर ही हम सब कुछ का, बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो ये इस एटीट्यूड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो भी सरकार आए, यहाँ पता नहीं चलता, यहाँ राजनारायण जैसे शख्स ने इंदिरा गांधी को हराया। तो किसी को ये घमंड नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये कागजात अपने नाम किए हैं और आने वाले 100 साल तक मैं रहूंगा। तो घमंड को छोड़ के, अंतरात्मा से पूछ के, आंखों से पट्टी हटा के हमारी प्रॉब्लम्स में जाएं और इसका कोई समाधान निकालें। ठीक कह रहे हैं आप। ये वो दर्द है जिसको हर इंसान को महसूस करने की जरूरत है। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। जब कभी भी आप किसी लीडर को हमारे किसी भी चुनाव में, वो चाहे रूलिंग पार्टी का हो या ना हो, धारा 370 पर बयान देते हुए सुने किसी दूर दराज किसी राज्य के चुनाव में, तो कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूं, और आई एम श्योर आप सबके भी दिल पे उसी तरह से गुजरती होगी। आज 2 साल बाद इसका क्या ढोल पीटना। करेक्ट। आज क्या माने रह जाते हैं कि आपने 2 साल पहले 370 हटाया था। मेक्स नो सेंस अदर देन कि आप उसको राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। सच बात तो ये भी है कि 370 में पिछले 70 सालों से काफी हद तक जान तो निकाल दी गई थी। वो एक नाम का ही एक 370 था, उसके अंदर जान नहीं थी। लेकिन अच्छा है कि हमने वो भ्रम भी तोड़ दिया जो था थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर, कश्मीर के लीडरों के अंदर, सेपरेटिस्ट लोगों के अंदर वो भ्रम भी टूट गया। ये एक अच्छा काम हुआ। बाकी उसमें से वक्त के साथ साथ काफी हद तक हमने जान निकाल दी थी। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज। मेरे पार्टी कमेंट्स वही रहेंगे जो मैंने पहले कहा, हमारे एक राउंड टेबल ऑल पार्टी स्टेक होल्डर मीटिंग होनी चाहिए। नंबर 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए। नंबर 3 कमीशन ऑफ रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। नंबर 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, सिंसेरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच आई डोंट सी 1990 से। आई डोंट ब्लेम ओनली बीजेपी बिकॉज इट वाज शाउटिंग द लाउडेस्ट। इनकी सिंसेरिटी इसलिए दुखती है क्योंकि ये सिंसियर लगते नहीं है मुझे। जैसे अभी के 2014 से आए हुए हैं, कोई इन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं दिखाया, हमको बुलाया भी नहीं है। और नॉट ओनली दैट, हमको बुलाया नहीं, हमको इंसल्ट करते हैं क्योंकि आपस में नहीं बनती है, ये आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। अरे बचपना इनको छोड़ देना चाहिए।
they should call the prominent leaders of the Kashmiri Hindu community and discuss with them. We will help them. Colonel जी हैं यहाँ पे, तेज जी, he is very good, and इनकी जो बुक है अगर आपने पढ़ी ना हो, Aborigines of Kashmir, आप लाइए इनकी किताब, वो तो इसमें भी होगी Kindle में. That is an extremely good document of documentation of each and every village में क्या हुआ, नाम कैसे चेंज किए गए कश्मीरी हिंदू विलेज के मुसलमान विलेजेस में. It is a great document. Whenever I get time, I go back to that book. It's a very sincere effort. Government of India को भी sincere effort से should rehabilitate us, not go to Times of India और ये चैनल शाम को 9 बजे आते हैं, बकवास करते हैं, एजेंडा चेंज कर देते हैं, पाकिस्तान के किसी जर्नल को पैसे देते हैं गालियां खाने के लिए, रिटायर्ड जर्नल को. वो बचपना छोड़ देना चाहिए. दैट बचपना वोंट डू. वी आर 100% लिटरेट, हम काफी इंटेलिजेंट कम्युनिटी हैं. You can call us the Jews of India in our intelligence. So they should come to the brass tacks and deal with it with sincerity and with it like an adult, not like kids. ये मैं बोलना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपके माध्यम से सर. जी, आखिर में पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी बहुत बात मैं कर लेता हूं, ऐसा ना लगे कि बात हुई नहीं पाकिस्तान के ऊपर. और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा. यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी रियासत है, वैसे तो रियासतें खत्म हो गई हैं, लेकिन अमरकोट नाम का सिंध में एक छोटा सा एक रियासत है जो कि पुराने दौर से चली आ रही है. राणा हमीर वहाँ के आज भी रूलर हैं, और वैसे तो अब डेमोक्रेसी का जमाना है, बट वो सरवाइव कर रहे हैं जी. एक हिंदू किंग हैं, इकलौते हिंदू राजा कह लें आप, सोडा राजपूत उस इलाके के, जिनका उस अपने इलाके में असर रसूख है. तो उस इलाके में उसी अपने असर रसूख को कायम करते हुए अगर राणा साहब ये तय करें कि मैं अपने यहाँ से मुसलमानों को जो है उनका एक्सोडस करवा दूंगा, उन्हें दर बदर कर दूंगा, अमरकोट को खाली कर दूंगा मुसलमानों से, ये एक हिंदू इलाका होगा, तो राणा साहब का क्या होगा? हो सकता है, नहीं कहूंगा मैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हर कीमत पर पाकिस्तान की फौज विदिन 24 आवर्स वहां पर आके और राणा को अपनी असल औकात जो उनकी है वो दिखा देंगे. करेक्ट. उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कश्मीर को लें, मैं पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आपका क्या ख्याल था कि आप चूंकि मेजॉरिटी में हैं कश्मीर वैली में, तो आपने ये सोचा कि यहां से चंद लाख लोगों को निकाल देंगे और यहां की फौज नहीं आएगी. एक इल्जाम अक्सर लगाया जाता है कि जी हमारे घरों के बाहर से फौज कब निकलेगी. तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि 1990 से पहले आपके घरों के बाहर फौज नहीं थी. जिस भी तादाद में थी, थोड़ी हो बहुत हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर थी, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया. घरों के बाहर फौज आप लेकर आए. भारतीय फौज आपके ही जो आपने मिलिटेंसी की, टेररिज्म किया, उसके बाद वो गली गली में पहुंची है, उससे पहले तो वहां नहीं थी. तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मेरा जो यहाँ पे थीसिस जो मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि आपने अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी को वहां से निकाल दिया, तो फौज ने तो आना ही आना था. फिर वो चाहे पाकिस्तान में अमरकोट में आए कल को, अगर वहां कोई हालात ऐसे बनते हैं. वैसे मेरा नहीं ख्याल कि राणा इतने बेवकूफ होंगे वहां के, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए. उनके साथ भी वही होगा जो शायद कश्मीर में जैसे भारतीय फौज गई है, पाक फौज भी वहां जाएगी. और मैं अपने ही देश की कम्युनिटी को, हिंदुओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े दावे, अगर कोई आपका लीडर कहीं पर कोई नारे लगाए या कोई और बात करे, तो उनसे एक सवाल आप भी पूछें कि सर पहले ये बताएं कि कश्मीरी पंडितों को उनके घरों पे कब आप उनका जो है रिहेबिलिटेशन करेंगे. उनका विस्थापन जो 32 साल से चला आ रहा है, आज भी हो रहा है. चंद लोग, कुछ 100 ही सही, पिछले साल छोड़कर गए, लेकिन जा रही हैं. 32 साल से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और हम चाहेंगे कि इस सिलसिले को रोका जाए. तो हिंदुस्तान के अंदर लोग जरा एक बार ये चीज भी देखें, और पाकिस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा एक बार इस पूरी सिचुएशन को, लेट मी गिव यू समथिंग न्यू टू थिंक अबाउट टुडे, कि कश्मीर वैली में जहां आज एक बार फॉर एग्जांपल हम जरा फर्ज करें कि कश्मीर में 1 करोड़ मुसलमान ना होकर 1 करोड़ हिंदू होते,
और जहां हिंदू थे 3-4 लाख जिनको निकाला गया, उनकी जगह माइनॉरिटी में मुसलमान होते और भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू नहीं बल्कि 100 करोड़ मुसलमान होते, तो क्या कश्मीरी हिंदू ये जुर्रत कर सकते थे कि वो अपने यहां से एक माइनॉरिटी मुस्लिम 3-4 लाख कम्युनिटी को वहां से निकाल दें? क्या ख्याल है उनका? अगर ऐसा हुआ होता कि जी 100 करोड़ मुसलमान हैं भारत के अंदर, मेजॉरिटी में हैं, टेबल को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं हम सिचुएशन को, और कश्मीर वैली से 1 करोड़ हिंदू जो कि मेजॉरिटी में होते वो अपने यहां से माइनॉरिटी को निकाल देते, तो मुमकिन है कि भारत के 100 करोड़ मुसलमान रातों रात आप कश्मीरी हिंदुओं को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर देते। करेक्ट, इसमें कोई शक किसी को भी नहीं रखना चाहिए। तो ये जो इल्जाम दिया जाता है इंडिया के ऊपर आज कि जी इंडिया डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर कल को कश्मीरी पंडित अपने घरों में जाते हैं, वो डेमोग्राफी चेंज करना नहीं कहेंगे, उसे हम ये कहेंगे कि जो वहां की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन थी उसे बहाल किया जा रहा है। आज का ये प्रोग्राम आप सबसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरा ये ख्याल है कि हमें बार बार इस इशू के ऊपर बात करते रहना चाहिए, इस शमा को जलाए रहना चाहिए, ताकि जो हमारे ऊपर बैठे हैं उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि उनकी कोई कमिटमेंट है, कोई जिम्मेदारी है जिसे उन्हें पूरा करना है। तो आज आप सबने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिक्कू साहब, डॉक्टर कौल साहब और रविंदर गोटू जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।